दोस्तों, परस्यूट ऑफ द ट्रूथ का आर्क 1 खत्म हो चुका है। अब से हम इसका आर्क 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिर अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आसमान से बारिश गिर रही थी। बड़ी बड़ी पेड़ों की पत्तियों पर गिरती, तेज आवाज करती थी। पत्तियों पर ढेर सारी बूंदें इकट्ठा होकर उनकी नसों के साथ बहती और पत्ते की नोक से गिरती एक छोटी सी धारा बनाती। ये एक रेन फॉरेस्ट था। जमीन कीचड़ से भरी थी और बारिश के साथ जगह जगह दलदल बन गए थे। आसमान काला था। बस कभी कभी बिजली चमकती थी, जिससे एक पल के लिए पूरी दुनिया रोशन हो जाती थी। बिजली की गड़गड़ाहट रात में गूंजती, फिर धीरे धीरे गायब हो जाती थी। जंगल के गहरे हिस्से में पहाड़ों की एक श्रृंखला थी जो रात में छुपी हुई थी। वहां के पहाड़ ऊंचे नहीं थे, डार्क माउंटेन जितने तो बिल्कुल नहीं। वो छोटे थे लेकिन बहुत सारे थे। इसी वक्त एक बिजली आसमान को चीरती है और धरती को रोशन कर देती है। उन्हीं पहाड़ों में से एक के ऊपर एक इंसान जमीन पर पड़ा है। ये इंसान कई दिनों से इस वीरान जगह पर था। कोई नहीं जानता वो वहां कैसे आया। फटे पुराने बीस्ट स्किन के कपड़े पहने, बहुत ही बुरी हालत में। वो इंसान जो वहां बिना हिले पड़ा था 20-22 साल का एक नौजवान था। उसका चेहरा साफ और सुंदर था, लेकिन उस पर एक गहरा घाव था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके शरीर पर कई जख्म थे। ये चोटें अब सफेद पड़ चुकी थीं। उनसे खून नहीं निकल रहा था। बारिश कई दिनों तक गिरती रही, फिर रुकी। आसमान साफ हो गया, काले बादल छौंट गए और जमीन पर सूरज निकला। अब गर्मी थी। बारिश के बाद जमीन पर धीरे धीरे धुंध उठने लगी। साथ ही ऐसी गर्मी थी जैसे सब कुछ जला देना चाहती हो। वो नौजवान जो पहाड़ पर पड़ा था हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका हो। कुछ दिन और बीत गए। आसमान में कुछ गंजे गिद्ध चक्कर काट रहे थे। उन गिद्धों की आंखें ठंडी थीं। वो उड़ते हुए उस इंसान को घूर रहे थे जो पहाड़ पर पड़ा था। वो ऊपर मंडराते रहे, जैसे सोच रहे हों कि कब नीचे उतरें। आखिरकार एक गिद्ध ने सब्र खो दिया। वो झपट कर नीचे आया, उस नौजवान के ऊपर पंख फड़फड़ाता हुआ मंडराया, फिर उसके सीने पर उतर गया। गिद्ध ने अपनी तेज चोंच से उस शिकार को नोचना शुरू किया जिसे वो कई दिनों से देख रहा था। वो गिद्ध उस शिकार के चेहरे को देखता रहा, फिर मांस नोचने लगा। धीरे धीरे वो निश्चिंत हो गया। उसकी नजर में यह इंसान पक्का मर चुका था। जल्दी ही बाकी गिद्ध भी बिना आवाज किए ठंडी आंखों के साथ नीचे उतर आए और उस नौजवान के शरीर पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही वो उतरे, नौजवान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और अपने दाएं हाथ से पहले गिद्ध को, जो उसके सीने पर था, पकड़ लिया। बाकी गिद्ध डरकर उड़ना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर जैसे उस नौजवान के शरीर से चिपक गए। वो उड़ नहीं पाए। नौजवान ने उस गिद्ध को मुंह के पास लाया और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। उसका खून पीने लगा। वो खून बहुत बदबूदार था, लेकिन उसके गले से नीचे उतरते ही उसके सुन्ने पड़े शरीर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। लेकिन उसी दर्द ने उसके पूरे शरीर में थोड़ी सी गर्माहट ला दी। जल्दी ही वो गिद्ध तड़पना बंद कर देता है। उसका सारा खून निकल जाता है। नौजवान गहरी सांस लेता है, उस गिद्ध को एक तरफ रखता है, फिर दूसरे गिद्ध को पकड़कर उसका खून पीता है। जब तक उसके शरीर पर चिपके सारे 7 गिद्ध मर नहीं जाते, उसके चेहरे पर हल्की सी रेडनेस नहीं आती। वो वहीं लेटा आसमान को देखता है। आसमान बहुत नीला है, सूरज बहुत तेज है, उसकी आंखों में अनसर्टेनिटी है। वो सूमिंग है। वो बारिश में कुछ दिन पहले ही होश में आ गया था। होश में आते ही वो अब भी अपने सपनों में किसी की कमजोर आवाज सुन सकता था जो उसे भाई बुलाती थी। वो आवाज उसके जागने तक उसके साथ रही। जैसे ही उसका दिमाग साफ हुआ, उसे अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि हाथ उठा सके। वो बस जमीन पर पड़ा रह सकता था, अपने शरीर पर गिरती बारिश को महसूस कर सकता था। बारिश उसके जख्मों पर गिरती थी और दर्द के बीच वो धीरे धीरे सुन्न हो गया। सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, उसका दिल भी सुन्न हो गया। इन दिनों वो जमीन पर पड़ा रहा। उसका दिमाग कंफ्यूजन और बिविल्डरमेंट में डूबा रहा। उसे याद है कि डार्क माउंटेन के ऊपर आसमान में एक पाल्म स्ट्राइक से वॉर्टेक्स बना था। जब वो उसमें खिंच गया, उसने एल्डर को भी आंखें बंद किए हुए खिंचते देखा। उसे नहीं पता एल्डर जिंदा है या नहीं। उसे नहीं पता वो वॉर्टेक्स क्या था, क्यों आया, जैसे उसे ये भी नहीं पता कि वो कहां है। लेकिन जब वो ब्लेजिंग सन को देखता है और अपने आसपास के अनजान पहाड़ों को देखता है, तो उसे हल्का सा एहसास होता है कि अब वो डार्क माउंटेन में नहीं है। वो ये मानना नहीं चाहता कि एल्डर मर गया, लेकिन उसे यह भी पता है कि एल्डर की चोटें उससे कहीं ज्यादा थीं। आखिरी बार एल्डर को आंखें बंद किए बिना हिले पड़े देखना, सूमिंग उस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। उसके दिल में बहुत दर्द है, जैसे सबसे करीबी इंसान खो गया हो। सूमिंग सोचता है एल्डर नहीं मरेगा। वो आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे का गम धीरे धीरे छुप जाता है। बचपन से सूमिंग एल्डर की प्रोटेक्शन में रहा था। वो कभी अकेले ट्राइब से दूर नहीं रहा। अब इन अनजान नजारों के बीच
सुमिंग को अकेलापन महसूस होता है, लेकिन उसे पता है अब उसे खुद को स्ट्रांग बनाना है। जब वो फिर से आंखें खोलता है, उनमें अब कोई सैडनेस नहीं है। वो सैडनेस अब उसके दिल के अंदर कहीं छुप गई है। उसकी आंखें शांत हैं, इतनी शांत कि उनमें ठंडापन है। वो मुश्किल से उठकर बैठता है। ब्लेजिंग सन के नीचे वो पालथी मारकर बैठ जाता है। आंखें बंद करके चुपचाप अपनी ची सर्कुलेट करता है। लेकिन जैसे ही ची चलती है, उसके शरीर में तेज दर्द उठता है, जिससे वो आगे की ओर झुक जाता है, लेकिन दांत भींचकर आवाज नहीं करता। सुमिंग जानता है कि उसकी बॉडी में बहुत गहरी इंटरनल इंजरीज हैं, फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने, लगातार लड़ाई और आखिरी बैटल में बुरी तरह घायल होने की वजह से अब ये सारी अंदरूनी चोटें बाहर आ गई हैं। वो सोचता है ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म की सारी 243 ब्लड वेन्स अब भी हैं, लेकिन रिकवर होने से पहले मैं सबका इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुमिंग जोर जोर से सांस लेता है। वो अपना दायां हाथ भींचता है और उठाता है। शरीर में तेज दर्द उठता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। अब उसे दर्द सहना आ गया है। वो सोचता है मैं शायद 100 ब्लड वेन्स की ताकत इस्तेमाल कर सकता हूं, जो ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के 5वें लेवल के पीक के करीब है। लेकिन ये चोटें वक्त के साथ और बढ़ेंगी। मैं धीरे धीरे कमजोर होता जाऊंगा जब तक मर न जाऊं। सुमिंग चुपचाप दर्द में भी अपनी ची सर्कुलेट करता रहता है। धीरे धीरे आसमान अंधेरा होने लगता है। जब चांद निकलता है, सुमिंग सिर उठाकर उसे देखता है। मूनलाइट की थ्रेड्स उस पर गिरती हैं, उसे घेर लेती हैं और उसके शरीर में समा जाती हैं, उसे नरिश करती हैं। रात जल्दी बीत जाती है। जब सुबह का सूरज जमीन पर चमकता है तो रात की हल्की ठंडक को मिटाकर फिर से ब्लेजिंग हीट ले आता है। सुमिंग आंखें खोलता है और शेकी ब्रेथ छोड़ता है। उसके चेहरे का रंग पहले से बेहतर है, लेकिन अब भी वो कमजोर महसूस करता है। वो भौहें सिकोड़ता है और शरीर चेक करने के बाद हल्की सांस छोड़ता है। वो सोचता है अगर मैंने फाइन कंट्रोल न सीखा होता और मूनलाइट से खुद को हील न किया होता तो उन सब घटनाओं के बाद मैं 100 ब्लड वेन्स की ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर भी अब मैं बस 9 डायरेक्ट ब्लड वेन्स की ताकत ही इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे इन इंटरनल इंजरी से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढना होगा। मुझे खुद को ठीक करने के लिए काफी मेडिसिनल पिल्स चाहिए। सुमिंग कुछ देर चुप रहता है, अपना सीना टटोलकर आइटम्स ढूंढता है। उसे नहीं पता वॉर्टेक्स में खींचने के बाद उसके पास क्या क्या बचा है। उसके पास एक टूटा बैग है, वो छोटी हड्डी जो शानहेन के पास थी, और वो बीस्ट बोन जो ट्राइब लीडर ने उसे दी थी, जिससे वो जान सके कि ट्राइब सेफ है या नहीं। इसके अलावा उसके पास एक बोन से बनी जन, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की डार्क माउंटेन स्टैच्यू का एक ब्रोकन शार्ड और एक हल्की सी फटी लेकिन टूटी नहीं हुई बॉटल है, जिसमें 2 बूंद बर्जर्कर ब्लड है। इन चीजों को देखते हुए सुमिंग डार्क माउंटेन ट्राइब की स्टैच्यू के शार्ड को उठाता है। यही वो शार्ड है जिसने स्टैच्यू फटने पर उसका चेहरा काटा था और स्कार दिया था। सुमिंग उसे देखता है, फिर आंखें बंद कर लेता है। काफी देर बाद वो सारी चीजें ब्रोकन बैग में रख देता है। शायद बैग में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी उसके पास यही एक ऑप्शन है। सब कुछ पैक करने के बाद सुमिंग खड़ा होता है और दाएं हाथ से अपनी भौहों के बीच मलता है। उसके चेहरे पर सोचने वाला लुक है। अब उसे हर चीज खुद ही करनी है, यानी अब उसे बहुत केयरफुल रहना होगा, एक भी गलती नहीं करनी है। वो सोचता है ये जगह मेरे लिए अनजान है। मेरी हालत में जब तक मैं पूरी तरह रिकवर नहीं कर लेता, मैं इस रेन फॉरेस्ट से बाहर नहीं जा सकता। ये जंगल घना है, शायद मुझे यहां कुछ जड़ी बूटियां मिल जाएं। सुमिंग की आंखों में चमक आती है। वो धीरे धीरे कमजोर शरीर के साथ पहाड़ से नीचे उतरता है। कुछ दिन तक वो पूरे जंगल और पहाड़ों में घूम घूम कर हर्ब्स ढूंढता है, हमेशा अलर्ट रहता है। वो सोचता है एल्डर यहां नहीं है। कुछ दिन बाद सुमिंग एक पहाड़ पर नदी के किनारे बैठा है, एक हाथ सीने पर दबाकर। वहां दर्द है जिससे उसके चेहरे का गाम छुप नहीं पाता। कुछ देर बाद सुमिंग फिर से खुद को शांत और बेपरवाह बना लेता है। वो नदी में नहाता है और पानी में अपना चेहरा देखता है। अब उसमें 16 साल के लड़के की मासूमियत नहीं, बल्कि हल्की उम्र की झलक है। वो सोचता है आखिर मैं उस वॉर्टेक्स में कितने साल रहा। सुमिंग अपने चेहरे के स्कार को छूता है जो गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की स्टैच्यू से मिला था, और चुपचाप खुद को साफ करता है। कपड़े पहनता है, बाल बांधता है, फिर नदी के किनारे बैठकर आसमान देखता है बिना कुछ बोले। वो सोचता है ब्लैक रोब्स वाले आदमी ने प्लेट निकालने के बाद एल्डर का चेहरा क्यों बदल गया। वो हम कौन हैं जिनकी बात ब्लैक रोब्स वाले ने की थी। बीतू शायद मर चुका है, लेकिन ब्लैक रोब्स वाले की बातों से लगता है ये लड़ाई किसी और ने शुरू करवाई थी। अंत में एल्डर के शरीर से निकली फ्लैग आसमान में बदल गई। ब्लैक रोब्स वाले ने कहा वो दूसरी दुनिया का आसमान है, तो दूसरी दुनिया से उसका क्या मतलब था। एल्डर ने मुझसे वो आसमान याद रखने को कहा, क्या मेरा जन्म स्थान।
सुमिंग के चेहरे पर सोचती हुई उलझन है। बदले आसमान की सबसे गहरी छवि थी। वो इंसान जो स्टारलाइट से बना था, वो मिडिल एज्ड आदमी जो सुमिंग जैसा दिखता था, कौन था? उसके दिल में एक जवाब आता है, लेकिन वो पक्का नहीं है। वो सोचता है, क्या वो मेरे पिता हैं? इन सवालों के साथ सुमिंग को लगता है कि उस दिन की घटनाओं और खुद उसकी जिंदगी पर रहस्य की चादर पड़ गई है। सब कुछ धुंधला है, कुछ साफ नहीं दिखता। वो सोचता है, और ये जगह कहां है? डार्क माउंटेन से कितनी दूर हूं? बैलिंग। मुझे अब भी वो वादा याद है, लेकिन अब मैं उसे निभा नहीं सकता। सुमिंग आंखें बंद कर लेता है। वो सोचता है, शाओहोंग, क्या तुम ठीक हो? शाम होते होते जब आसमान अंधेरा होने लगता है, सुमिंग नदी छोड़कर जंगल में चला जाता है। उसकी पीठ अकेली और उदास लगती है, जैसे वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा हो। गर्मी के मौसम में इस अनजान जगह की तपिश इतनी थी कि रात में भी हवा भारी और दमघोंटू लगती थी। हर कुछ दिनों में बारिश होती थी, जिससे जमीन पर और भी ज्यादा दलदल बन जाता था और चलना फिरना मुश्किल हो जाता था। सुमिंग को यह सब बहुत अजीब लगता था। डार्क माउंटेन में भी बारिश आती थी, लेकिन वहां कभी इतनी लगातार और इतनी देर तक नहीं होती थी। यहां तो महीनों से कभी रुक रुक कर, कभी लगातार बारिश हो रही थी। सुमिंग की चोटें और बिगड़ती गईं। उसकी कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती गई। भले ही वो फाइन कंट्रोल से दर्द दबाता और मूनलाइट से शरीर को नरिश करता, लेकिन वक्त के साथ उसके इस्तेमाल करने लायक ब्लड वेन्स घटकर अब सिर्फ 80 रह गए थे। रेन फॉरेस्ट के गहरे हिस्से में छोटी पहाड़ी श्रृंखला के एक पहाड़ पर एक नेचुरल दरार थी। सुमिंग उसी में पालथी मारकर बैठा था। वहां पानी नहीं था, लेकिन पहाड़ की दीवारें गीली थीं। जब वो हाथ लगाता तो ठंडा और गीलापन महसूस होता। जमीन पर आग की राख पड़ी थी। पिछले कुछ दिनों से सुमिंग यहीं रह रहा था। यह नेचुरल दरार अंदर से लौकी जैसी थी, न बहुत बड़ी न बहुत छोटी। बारिश से बचने और जड़ी बूटियां सुखाने के लिए सुमिंग के लिए यह एकदम सही जगह थी। पहाड़ों में ऐसी कई दरारें थीं, लेकिन सुमिंग ने थोड़ी ही मेहनत में सबसे सिक्लूडेड जगह ढूंढ ली थी। सुमिंग सोचता है, यहां लगातार बारिश के बावजूद पौधे बहुत घने हैं और कुछ तो बहुत अजीब भी। यहां तो वो 1000 लीफ फ्लावर भी बहुत मिलती है, जो रेयर मानी जाती है। उसकी आंखों में हल्की चमक आती है। वो सिर झुकाकर जमीन पर रखी हर्ब्स को देखता है। ये वो हर्ब्स थीं जो उसने महीने भर रेन फॉरेस्ट में बारिश के बीच घूम घूम कर इकट्ठा की थीं। हर्ब्स को देखते हुए सुमिंग खड़ा होता है। उसे लगता है उसका शरीर भीग भीग कर बहुत अजीब लग रहा है। वो सोचता है, यहां हर्ब्स तो बहुत हैं, लेकिन क्लाउड गॉज ग्रास नहीं है। मैं माउंटेन स्पिरिट नहीं बना सकता, लेकिन स्कैटरिंग डस्ट और साउथ एसेंडर के लिए जरूरी हर्ब्स लगभग पूरी हैं। बस नाइट ग्लिटर ब्रांच चाहिए। सुमिंग की भौहें सिकुड़ जाती हैं। यही वजह थी कि वो इस महीने एक भी दवा नहीं बना पाया। ध्यान से बाहर निकलते ही भी वो इसी के बारे में सोच रहा था। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। आसमान में कभी कभी थंडर गूंजता था। सुमिंग अब इस आवाज का आदी हो गया था। वो चुपचाप बाहर निकलता है और गुफा के मुहाने पर पहुंचता है। सबसे पहले उसकी नजर आसमान में चमकती बिजली पर पड़ती है, जो अंधेरे को चीरकर रोशनी भर देती है। फिर थंडर की गूंज आती है, जैसे कोई आसमान में जोर से दहाड़ रहा हो। बिजली की चमक से जमीन रोशन हो जाती है। फिर तुरंत अंधेरा हो जाता है। बारिश जमीन पर गिरती है। कुछ बूंदें सुमिंग पर भी पड़ती हैं। वो गहरी सांस लेता है। गर्मी की भारी हवा थोड़ी हल्की लगती है। यहां खड़े रहना गुफा के अंदर से ज्यादा आरामदायक है। भले ही यहां भी नमी है, लेकिन हल्की ताजगी भी है। सुमिंग अंधेरे आसमान और जमीन को देखता है। यहां सब कुछ उसके लिए अनजान है, यहां तक कि बारिश भी। लेकिन अब वो अपना अकेलापन चेहरे पर नहीं आने देता। वो उसे अंदर बहुत गहराई में छुपा देता है। उसकी आंखें शांत हैं। वो जमीन को देखता है और सोच में डूब जाता है। वो सोचता है, नाइट ग्लिटर ब्रांच के बिना मैं कोई भी दवा नहीं बना सकता। क्या मुझे वाकई इस कमजोर हालत में रेन फॉरेस्ट से बाहर निकलकर उसे ढूंढना चाहिए? उसके चेहरे की भौहें और गहरी हो जाती हैं। काफी देर बाद सुमिंग हल्की सांस छोड़ता है। उसी वक्त थंडर की गड़गड़ाहट के बीच अचानक एक ब्लैक लाइटनिंग आसमान को फाड़ती है। जैसे ही वो बिजली क्रैकल करती है, लगता है जैसे उसे एहसास हो गया कि वो रेन फॉरेस्ट के बहुत पास आ गई है और वो दिशा बदल देती है। सुमिंग की आंखों के सामने ब्लैक लाइटनिंग सीधी नीचे गिरती है। एक क्रैश के साथ वो रेन फॉरेस्ट में कुछ दूर जाकर गिरती है। जल्दी ही वहां से काला धुआं उठता है और आसमान में फिर से बिजली चमकती है। वहां आग की हल्की रोशनी भी दिखती है, जो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। सुमिंग ये देखकर चौंक जाता है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, यह जगह नाइट ग्लिटर ब्रांच के लिए सही नहीं है। मुझे याद है यह जड़ी डार्क माउंटेन में बहुत आम थी। हर बार जब मैं इसे इकट्ठा करता तो उसमें से चिंगारियां निकलती थीं।
अगर वो मेरे शरीर पर गिरती तो लगता जैसे जल गया हूं। जरूर इसमें फायर की ताकत छुपी होती है। यहां तो लगातार बारिश होती है, सब कुछ गीला रहता है, ये जड़ी यहां नहीं उग सकती। डार्क माउंटेन में रहते हुए सुमिंग ने इतना नहीं सोचा था, लेकिन अब जब वो अकेला है उसे हर बात खुद समझनी है। उसकी आंखों में चमक आती है। वो उसी जगह देखता है जहां बिजली गिरी थी। सुमिंग कुछ कदम पीछे हटता है और गुफा में लौट जाता है। वो जमीन पर रखी हर्ब्स में से एक उठाता है और उसे ध्यान से देखता है। वो सोचता है ये आयरन कोर फ्लावर है। सुमिंग उसे हल्के से छूता है और गुफा में तुरंत मेटल के टकराने जैसी आवाज आती है। वो सोचता है इसमें मेटल की ताकत है, इसलिए ये इतनी मजबूत है और आम लोग इसे आसानी से नहीं तोड़ सकते। फिर ये कटाल्पा है। ये जड़ी बहुत घनी होती है, मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सुमिंग दूसरी जड़ी उठाता है और उसकी एक पत्ती तोड़ देता है। उसमें से लिक्विड निकलता है, लेकिन बस उतनी देर के लिए जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है। लिक्विड टूटे हिस्से पर इकट्ठा होकर गोल सा बन जाता है। सुमिंग जानता है कि अगर वो इसे जमीन में लगाए तो थोड़ी ही देर में उसमें से नई पत्तियां निकल आएंगी, बहुत तेजी से बढ़ती हुई, जो देखने वाले को हैरान कर दे। वो सोचता है मैंने कभी स्कैटरिंग डस्ट के 5 हर्ब्स के बारे में इतना नहीं सोचा, लेकिन अब साफ है कि ये 5 अलग अलग एलिमेंट्स की हर्ब्स हैं। मेटल की ताकत, लाइफ की ताकत, फिर नाइट ग्लिटर ब्रांच की फायर। बाकी 2 हर्ब्स आम हैं, जिनमें से एक में वाटर की ताकत है और दूसरे की मुझे पत्तियां नहीं, उसकी जड़ चाहिए जो जमीन के नीचे होती है। सुमिंग की आंखों में सोचने वाला लुक है। वो उन जड़ों को देखता है जिनमें अब भी थोड़ी मिट्टी लगी है। वो सोचता है ये अर्थ की ताकत है। स्कैटरिंग डस्ट जैसी रहस्यमय दवा बनाने के लिए मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए और अब एक की कमी है। लेकिन अगर दवा का बेसिक प्रिंसिपल यही है तो शायद मैं कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकता हूं। सुमिंग की आंखों में चमक आ जाती है। यह समस्या उसे बहुत दिनों से परेशान कर रही थी। अब बिजली देखकर उसका मन हल्का हो जाता है। वो तुरंत घूमता है और एक आफ्टर इमेज बनाकर गुफा से बाहर निकलता है। बारिश में दौड़ पड़ता है। बारिश उसके शरीर पर गिरती है। वो भीग जाता है, बालों से पानी टपकता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। बहुत तेज दौड़ता है। वो पहाड़ी के किनारे से नीचे उतरता है और रेन फॉरेस्ट में घुस जाता है, उसी जगह की तरफ जहां बिजली गिरी थी। रेन फॉरेस्ट की जमीन कीचड़ से भरी थी। वहां बहुत सारी सड़ी गली पत्तियां थीं, जिनसे नमी की गंध आती थी। बारिश की तेज आवाज चारों ओर गूंज रही थी। सुमिंग रेन फॉरेस्ट में तेजी से दौड़ता है। जल्दी ही वो छलांग लगाकर एक गीली फिसलन भरी शाखा पर बैठ जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है जो आसमान छूता है। वो पेड़ बाकी सब पेड़ों से बहुत ऊंचा है, लेकिन पूरा काला है। उसकी शाखाएं राख बन चुकी हैं, जिससे वो पेड़ पूरी तरह जला बुझा सा लगता है। पेड़ से काला धुआं उठ रहा है। बारिश के बावजूद सुमिंग को वहां अब भी डरावनी ताकत का एहसास होता है। वो थोड़ी देर देखता है, फिर शाखा से कूदकर उस जले हुए पेड़ के पास जाता है। वो हाथ बढ़ाकर पेड़ की सतह छूता है। वहां से हल्की गर्मी महसूस होती है। सतह भले ही बारिश से भीगी हो, लेकिन जब सुमिंग अपनी उंगलियों से थोड़ा दबाता है तो अंदर से पेड़ सूखा लगता है। वो सोचता है बिजली की ताकत फायर से जुड़ी है। जब ब्लैक लाइटनिंग इस पेड़ पर गिरी तो उसने पेड़ की सारी नमी भाप बना दी, जिससे वो सूखा और जलने लायक हो गया। यहां फायर की इतनी प्योर ताकत कहीं नहीं मिलेगी जितनी इस जले हुए पेड़ में है। सुमिंग ऊपर कूदता है। उसके शरीर की 80 ब्लड वेन्स एक साथ ब्लड रेड लाइट से चमक उठती हैं। वो पेड़ को कई बार मारता है। बूमिंग साउंड के साथ पेड़ की छाल टूटकर गिर जाती है और अंदर का गर्म कोर दिखने लगता है। सुमिंग अपना दायां हाथ चाकू की तरह बनाकर नीचे की ओर मारता है। तुरंत पेड़ का 30 फीट लंबा कोर कट जाता है। वो जल्दी जल्दी उसे कई हिस्सों में काटकर ब्रोकन बैग में रखता है, लेकिन बैग में जगह कम है। वो सारे टुकड़े उसमें नहीं डाल सकता। सुमिंग बाकी टुकड़े अपने शरीर पर लाद लेता है और बारिश में भागता हुआ वापस गुफा की ओर लौटता है। वो सोचता है फायर को मैं अपने खून से भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं या पेड़ जलाकर नाइट ग्लिटर ब्रांच जैसा इफेक्ट ला सकता हूं, लेकिन ब्लैक लाइटनिंग से बनी नेचुरल फायर का कोई मुकाबला नहीं। सुमिंग के दिमाग में कई ख्याल आते हैं। जल्दी ही वो क्रैक में लौटता है और बारिश में भीगा हुआ गुफा में घुसता है। वो हल्के से हाँफता है, जले हुए थोड़े गर्म कोर्स नीचे रखता है, फिर ब्रोकन बैग से बाकी कोर्स निकालता है। वो इन सबको देखता है, गहरी सांस लेता है, फिर पालथी मारकर बैठ जाता है और अपने शरीर की चीख को शांत करता है। 2 अगरबत्तियों जितने वक्त बाद सुमिंग आंखें खोलता है और दायां हाथ उठाता है। बस एक ख्याल से उसके दाएं हाथ में क्रैकलिंग साउंड के साथ आग की एक गेंद बन जाती है। वो गेंद गर्मी छोड़ती है, जिससे पूरी गुफा रोशन हो जाती है।
सुमिंग का चेहरा गंभीर है। वो फाइन कंट्रोल से हाथ की आग को संभालता है। थोड़ी देर देखता है, फिर जैसे ही आग स्थिर होती है वो पाइल में से स्कैटरिंग डस्ट के लिए हर्ब्स उठाता है। बाएं हाथ से हर्ब्स को धीरे धीरे दाएं हाथ की आग में डालता है। ये वही तरीका है जो उसने तब सोचा था जब उसे लगा कि इस अनजान जगह में ब्लैक फ्लेम माउंटेन जैसा कुछ नहीं है। उसकी छी में फायर है और बाइटू से लड़ाई के बाद उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ बदल गया है। ये आग की गेंद उन्हीं बदलावों में से एक है। अब उसे ताजा खून जलाने की जरूरत नहीं, इसीलिए उसने ये तरीका सोचा, अपने हाथ को दवा पकाने वाले कॉल्ड्रन की तरह इस्तेमाल करना। सुमिंग पहले भी कई बार स्कैटरिंग डस्ट बना चुका है। उसे हर स्टेप अच्छे से आता है, लेकिन पहली बार वो अपने हाथ को कॉल्ड्रन बना रहा है। थोड़ी असहजता के बाद वो धीरे धीरे इस टेक्निक में माहिर हो जाता है। लाइटनिंग से जला पेड़ का कोर आखिरी चीज थी जो उसने आग में डाली। जैसे ही वो पांचों चीजें पिघलकर एक हो जाती हैं, सुमिंग का पूरा ध्यान हाथ की आग पर है और हर्ब्स को काल्म होकर पकाने की प्रक्रिया शुरू करता है। दूसरे दिन सुबह जब हुई, बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से बाहर की दुनिया धुंधली दिख रही थी, लेकिन पहाड़ की दरार में गुफा के अंदर बैठे सुमिंग की आंखें चमक रही थीं। भले ही वो थका हुआ लग रहा था। उसके दाएं हाथ में काले रंग की लिक्विड की एक गेंद घूम रही थी, जैसे वो एक साथ इकट्ठा होने की कोशिश कर रही हो। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो पूरी तरह फ्यूज नहीं हो पाई थी। सुमिंग का दिल एकदम शांत था, जैसे किसी पुराने कुएं का ठहरा हुआ पानी। वो अपने हाथ की आग को कंट्रोल करता रहा और थोड़ी देर बाद आग अचानक तेज हो गई और एक फायरबॉल बन गई जिसमें सारी काली लिक्विड छुप गई। कुछ देर बाद सुमिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका शरीर बहुत कमजोर था। अपनी छी की आग को इतनी देर तक चलाना उसके लिए बहुत भारी था। वो तेज तेज सांस लेता है और उसके दाएं हाथ की आग धीरे धीरे गायब हो जाती है। अब उसकी हथेली में 3 काली गोलियां थीं। एक अच्छी मेडिसिनल खुशबू उसकी नाक में जाती है, जिससे सुमिंग को ताजगी महसूस होती है। वो तीनों गोलियां अपनी आंखों के सामने लाता है और गौर से देखता है। ये गोलियां हरी नहीं थीं, लेकिन उनकी खुशबू सुमिंग को जानी पहचानी लगी। बिना हिचकिचाए उसने एक गोली मुंह में डाल ली। वो अभी भी गर्म थी, लेकिन सुमिंग को कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे ही गोली उसकी जीभ को छूती है, वो पिघल जाती है। सुमिंग आंखें बंद कर लेता है और उस एहसास को महसूस करता है। वो बुदबुदाता है, थोड़ी अलग है, लेकिन यह स्कैटरिंग डस्ट ही है। बाकी 2 गोलियां वह रख लेता है, फिर पालथी मारकर ध्यान में बैठ जाता है। जैसे ही उसके शरीर की थकान कम होती है, वो फिर से हर्ब्स की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ जाता है। वो सोचता है, अगर मैं लाइटनिंग से जले पेड़ के कोर से स्कैटरिंग डस्ट बना सकता हूं, तो यही तरीका साउथ असेंडर के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे नहीं पता उस दवा का असर क्या है, लेकिन इतना तय है कि वो माउंटेन स्पिरिट की तरह छी नहीं बढ़ाएगी। दूसरे दरवाजे के बाद मुझे 3 तरह की दवाएं मिली थीं। वेलकमिंग ऑफ डीटीज को तो मैं छोड़ सकता हूं। माउंटेन स्पिरिट छी बढ़ाती है, तो साउथ असेंडर शायद उसका इफेक्ट रिपीट नहीं करेगी। सुमिंग अपनी भौहों के बीच मलता है। उसकी सारी उम्मीदें साउथ असेंडर पर टिकी हैं। अगर उसका एनालिसिस गलत निकला तो उसे कमजोर हालत में यहां से बाहर जाना पड़ेगा और कहीं और इलाज ढूंढना पड़ेगा। पक्का करने के लिए कि वो साउथ असेंडर जरूर बना सके, सुमिंग तुरंत दवा पकाने नहीं बैठता, बल्कि बहुत देर तक आराम करता है, जब तक फिर से रात नहीं हो जाती। पूरे दिन के आराम के बाद सुमिंग साउथ असेंडर बनाने बैठता है, जो शायद उसके लिए बहुत जरूरी साबित हो। आधा महीना धीरे धीरे बीत जाता है। अब सुमिंग इस अनजान जगह में 2 महीने से है। पिछले आधे महीने में दवाएं बनाने की वजह से उसका शरीर और भी कमजोर हो गया है। हालांकि क्योंकि यह पहली बार था जब सुमिंग साउथ असेंडर बना रहा था, नाकामी लाजमी थी। लेकिन लगातार मेहनत के बाद आधे महीने बाद वो आखिरकार 2 साउथ असेंडर बना लेता है। सुमिंग का चेहरा सफेद है, लेकिन उसकी आंखें शांत हैं जब वो उन बैंगनी गोलियों को देखता है जो साफ तौर पर स्कैटरिंग डस्ट से बड़ी हैं, लगभग 1 मुट्ठी जितनी। उनमें कोई मेडिसिनल खुशबू नहीं थी और वो बहुत साधारण दिखती थीं। कुछ देर चुप रहने के बाद सुमिंग ने बिना हिचकिचाए एक गोली मुंह में डाल ली। अब इतने कुछ झेलने के बाद वो बच्चा नहीं रहा। अब वो खुद एनालिसिस कर सकता है। जब से उसने दवाएं बनानी शुरू की, स्कैटरिंग ब्लड को छोड़कर बाकी सब हार्मलेस थीं। सबसे जरूरी, अब उसके पास एक्सपेरिमेंट के लिए एक भी गोली बर्बाद करने की लग्जरी नहीं थी। जैसे ही पर्पल पिल सुमिंग के मुंह में जाती है, वो तुरंत नहीं पिघलती, बल्कि धीरे धीरे टूटती है और कड़वे स्वाद के साथ गले से नीचे चली जाती है। इसके बाद सुमिंग एक स्कैटरिंग डस्ट भी निगल लेता है। इसके बाद वो पालथी मारकर बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है और अपने शरीर में चीज सर्कुलेट करता है, साउथ असेंडर का असर महसूस करने के लिए। समय बीतता है। 1 घंटे बाद सुमिंग का शरीर अचानक कांप जाता है और उसकी 243 ब्लड वेन्स उभर आती हैं।
लेकिन उनमें से सिर्फ 80 ही चमकदार लाल रंग में चमकती हैं, बाकी सब फीकी हैं। सू मिंग का शरीर और तेज कांपने लगता है और उसके चेहरे पर दर्द आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलता है और मुंह से काला खून थूकता है। वो खून जमीन पर गिरते ही सड़ांध मारने लगता है। जैसे ही सू मिंग खून थूकता है, उसके गालों पर हल्की रेडनेस आ जाती है। उसके शरीर की करीब 10 फीकी ब्लड वेन्स फिर से चमकने लगती हैं। काफी देर बाद सू मिंग की सांसें शांत हो जाती हैं। वो अपने हाथ में बची आखिरी साउथ असेंडर को देखता है। वो सोचता है, साउथ असेंडर में इलाज की ताकत है। काश मैं ये दवा ट्राइब की लड़ाई से पहले बना पाता। सू मिंग आंखें बंद कर लेता है और हल्की सांस छोड़ता है। वो रेन फॉरेस्ट के गहरे पहाड़ों में ही रहता है, बाहर कम ही जाता है। जब भी हर्ब्स खत्म हो जाती या नाइट ग्लिटर ब्रांच का सब्स्टिट्यूट खत्म हो जाता, तभी बाहर हर्ब्स ढूंढने जाता। अच्छी बात यह थी कि रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा था और अक्सर पेड़ों पर बिजली गिरती थी। आमतौर पर जब भी किसी पेड़ पर बिजली गिरती, सू मिंग को बहुत सारा मटेरियल मिल जाता। पलक झपकते ही 1 साल बीत जाता है। इस साल में आधा साल ऐसा रहा जब बारिश नहीं हुई, लेकिन बर्फ भी नहीं गिरी, जिससे सू मिंग को घर जैसा एहसास होता। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कभी सर्दी आती ही नहीं। उसकी चोटें बहुत गहरी थीं। इस साल में उसने बहुत साउथ असेंडर खाई, लेकिन फिर भी उसकी ची बस 150 ब्लड वेन्स तक ही रिकवर हो पाई। वो अब भी पीक से थोड़ा दूर था। इस साल के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि सू मिंग को हर्ब्स ढूंढते वक्त इंसानों के निशान मिले। एक बार तो उसने देखा करीब दर्जन भर लोगों की टीम रेन फॉरेस्ट में एक विशाल सांप का शिकार कर रही थी। ये बर्जर्कर्स ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के 5वें-6ठे लेवल के थे। बस एक आदमी 7वें लेवल पर था। बाकी लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लगता था वो कोई जाना पहचाना व्यक्ति है। वो लोग बीस्ट स्किन नहीं बल्कि सैक क्लॉथ पहनते थे। ज्यादातर के पास हथियार के तौर पर भाले थे। तीर कमान बहुत कम थे। लगभग सबकी कलाई पर एक ब्लैक बेल बंधी थी जो आवाज नहीं करती थी। ज्यादातर के पास एक ही बेल थी, लेकिन उस आदमी के पास 2 थीं। सू मिंग ने देखा उनमें एक टीनेजर भी था जो 5वें लेवल पर था। उसका चेहरा सफेद था, जैसे बीमार हो। टीम के लोग उसे घेर कर उसकी हिफाजत कर रहे थे और सू मिंग ने देखा उसकी कलाई पर 4 बेल्स थीं। ये ट्राइब डार्क माउंटेन और विंड स्ट्रीम से बिल्कुल अलग थी। सू मिंग उन्हें देख रहा था, लेकिन बहुत पास नहीं गया। फिर भी 7वें लेवल वाले आदमी ने उसे देख लिया। उसने तुरंत कुछ नहीं किया, लेकिन लड़ाई के दौरान धीरे धीरे सू मिंग के पास आने की कोशिश की, जैसे अनजाने में। लेकिन सू मिंग की नजर में ये हरकतें बेवकूफी थीं। वो वहां से चला गया। सू मिंग की स्पीड के आगे वो आदमी कुछ नहीं कर सकता था। सू मिंग ने इन लोगों की परवाह नहीं की, बस हर्ब्स ढूंढता रहा। जब शाम हुई और वो अपनी गुफा लौट रहा था, तो एक बार फिर इन लोगों से सामना हो गया। इस बार वो लोग रेन फॉरेस्ट में एक साधारण बीस्ट स्किन का टेंट लगा रहे थे और 4 बेल्स वाले टीनेजर को घेर कर रखे थे, जैसे रात वहीं बितानी हो। 7वें लेवल वाला आदमी भाला लेकर एक बड़े पेड़ के सहारे खड़ा था और तेज नजरों से इधर उधर देख रहा था। सू मिंग दूर एक पेड़ पर बैठा इन लोगों को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। अब भले ही उसकी ताकत पूरी रिकवर ना हुई हो, लेकिन वो लड़ सकता था। उसे जानना था कि ये जगह कहां है और यहां कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। ये लोग साफ तौर पर आउटसाइडर से चिढ़ते थे। अगर वो सीधे पास जाता तो शायद उसकी बात सुने बिना लड़ पड़ते। सू मिंग की आंखों में चमक आई। उसने सिर झुकाया, बिना आवाज किए पीछे हटा और रेन फॉरेस्ट में गायब हो गया। समय बीता। 2 घंटे बाद जब इन लोगों की बॉनफायर ने हवा की नमी कम कर दी थी, पेड़ के सहारे खड़े आदमी का चेहरा अचानक बदल गया और उसने भाले को कसकर पकड़ लिया। बाकी लोगों ने भी उसकी हरकत देखी और सब अलर्ट हो गए। जल्दी ही रेन फॉरेस्ट के गहरे हिस्से से एक जानवर की दहाड़ आई। एक ऐसा जीव जो बाघ जैसा दिखता था, लेकिन उसकी रीढ़ से आधा फुट लंबे कांटे निकले थे। तेजी से इन लोगों की तरफ दौड़ा। कोई चिल्लाया, ब्लैक स्टिंग। लोग घबरा गए। अफरा तफरी मच गई। 7वें लेवल वाला आदमी तुरंत बोला, यह जानवर आग पसंद करता है। आग बुझाओ जल्दी। उसने भाला उठाया और जानवर की तरफ दौड़ा। यह बीस्ट ताकतवर थी, लेकिन 7वें लेवल के बर्जर्कर के बराबर ही थी। वो आदमी उससे लड़ सकता था, लेकिन जैसे ही वो आदमी बीस्ट से लड़ने गया और उसके लोग आग बुझाने लगे, चारों ओर अंधेरा छा गया। जैसे ही लोग अंधेरे के आदी होने लगे, एक आदमी बिजली जैसी स्पीड से उस टीनेजर की तरफ दौड़ा जिसे सब प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो अनजान आदमी बहुत तेज था। जब तक बाकी लोग कुछ समझ पाते, वो टीनेजर के पास पहुंच चुका था। पेल फेस्ड लड़के के संभलने से पहले ही उस आदमी ने उसकी गर्दन के पीछे हथेली मारी, उसे बेहोश किया और उसे बगल में दबाकर भाग गया। लोग एक पल के लिए स्टन्ड रह गए, फिर सबके चेहरे बदल गए। 7वें लेवल वाले आदमी का चेहरा भी गुस्से से भर गया। वो पीछा करना चाहता था, लेकिन ब्लैक स्टिंग को नहीं हटा पाया। इसी थोड़ी सी देर में टीनेजर को पकड़ने वाला आदमी जंगल में गायब हो गया।
सुमिंग जंगल में टीनेजर को दबाकर तेजी से भाग रहा था। उसका इन लोगों से कोई बैर नहीं था, इसलिए वो बिना वजह उन्हें नहीं मारता। भले ही उसने उन पर जानवर छोड़ा, फिर भी ऐसा जानवर चुना जिससे वो लोग लड़ सकें और कोई मरे नहीं। उसका टारगेट सिर्फ वही टीनेजर था। ये लड़का आम नहीं लग रहा था, जरूर बहुत कुछ जानता होगा। सुमिंग को इस जगह के बारे में जानना था और यही तरीका था। वो सोचता है जैसे ही मुझे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे मैं इसे छोड़ दूंगा। सुमिंग जंगल में घूमता हुआ एक सिक्लूडेड कोने में पहुंचता है और वहां लड़के को नीचे रखता है। वो झुककर टीनेजर को गौर से देखता है और कुछ बातें समझ जाता है। पहली बार देखते ही सुमिंग को शक हो गया था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। पास आकर कंफर्म भी हो गया। फिर सुमिंग थोड़ी देर चुप रहता है, फिर अपनी जेब से एक साउथ असंडर और एक स्कैटरिंग डस्ट निकालता है और दोनों पिल्स टीनेजर के मुंह में डाल देता है। फिर वो आराम से कुछ कदम पीछे हट जाता है। अपने ब्रोकन बैग से एक बीस्ट स्किन निकालता है जो उसने पिछले साल शिकार किए जानवर से बनाई थी। वो उसे ओढ़ लेता है जिससे उसका शरीर और चेहरा ढक जाता है और वो टीनेजर से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है। वो अपने दाएं हाथ से पास की लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा उठाता है। हल्के से रिस्ट घुमाकर वो लकड़ी का टुकड़ा टीनेजर की भौं की तरफ फेंकता है। सुमिंग ने ज्यादा ताकत नहीं लगाई, लेकिन इतना जरूर था कि लड़का जाग जाए। टीनेजर दर्द से आंखें खोलता है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन है, लेकिन जल्दी ही वो काल्म हो जाता है। उसका चेहरा भले ही बीमार लगे, लेकिन उसमें कोई घबराहट नहीं है। वो सुमिंग को देखता है जो बीस्ट स्किन में लिपटा उसके सामने बैठा है। लड़का शांत स्वर में पूछता है, तुम कौन हो? टीनेजर का काम रहना बिल्कुल भी झूठा नहीं लग रहा था, जैसे उसके अंदर वाकई कोई घबराहट नहीं थी। ऐसी एटीट्यूड बूढ़ों में तो मिलती है, लेकिन अगर कोई टीनेजर इतनी शांति दिखाए तो साफ है कि उसका स्टेटस कुछ खास है। वो सुमिंग को देखता है। उसकी आंखों में न चमक है न ही कोई घबराहट, लेकिन वो सुमिंग को गौर से ऊपर से नीचे तक देखता है, जैसे उसके शरीर की छोटी छोटी चीजों से पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि सुमिंग कहां से आया है। सुमिंग बीस्ट स्किन रोब में पूरा ढंका बैठा था। टीनेजर के जागने के बाद की हरकतें देखकर सुमिंग की आंखों में हल्की तारीफ थी, लेकिन फिर भी लड़के को सुमिंग के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सकता था। सुमिंग जवाब नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे हल्की भारी आवाज में कहता है, तुम्हारे शरीर पर यह जख्म कई सालों से हैं। टीनेजर स्टोइक बना रहता है। सुमिंग को देखता है, कुछ नहीं बोलता। उसे पता है जितना कम बोलेगा उतना ही कम गलती होगी। उसे यह जानना है कि उसे पकड़कर लाने वाले इस आदमी का मकसद क्या है। सुमिंग धीरे धीरे बोलता है, ये जख्म शायद तुम्हारे पैदा होने के कुछ समय बाद ही किसी ताकतवर बर्जरकर ने जानबूझकर छोड़े थे। टीनेजर अंदर से चौंक जाता है, लेकिन चेहरा एकदम ब्लैंक और शांत रखता है। सुमिंग फिर शांत स्वर में कहता है, जरा अपने शरीर के जख्मों को महसूस करो, देखो कोई फर्क पड़ा है क्या। सुमिंग की आवाज में एक बार भी उतार चढ़ाव नहीं आता। इतना कहकर वो आंखें बंद कर लेता है। टीनेजर एक पल के लिए स्टंट रह जाता है। वो सुमिंग को सतर्कता से देखता है, फिर हिचकिचाते हुए आंखें बंद करता है और अपनी ची सर्कुलेट करता है। उठते ही उसे फर्क नहीं पता चला था, लेकिन जैसे ही की सर्कुलेट करता है उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसे साफ महसूस होता है कि उसके जख्म थोड़े ठीक हो गए हैं। वो अंदर से चौंकता है, लेकिन खुद को शांत रखता है। उसे पता है जब वो 5 साल का था तब उसे चोट लगी थी और किसी ने उस पर बजरकर 8 डाली थी, लेकिन वो आदमी इतना केयरफुल था कि वो मरे नहीं, बस बुरी तरह घायल रहे। इसी वजह से उसके पिता को बार बार अपनी चीख खर्च करनी पड़ती थी ताकि लड़का जिंदा रह सके। ये चोटें बहुत ही खतरनाक थीं। इतने सालों में उसने कई हर्ब्स खाई, लेकिन बस जिंदा रहने लायक ही ठीक हुआ, पूरी तरह कभी नहीं। एल्डर और ट्राइब लीडर भी कुछ नहीं कर पाए थे। सबने कहा था अगर ठीक होना है तो जिसने बजरकर 8 डाली उसे मारना पड़ेगा, तभी वो 8 कमजोर होगी और हटेगी। लेकिन अब उसके शरीर के जख्म थोड़े ठीक हो गए थे। ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो जल्दी से सिर झुकाता है और फिर से अपने शरीर की चोटें चेक करता है और अपनी आंखों की चमक छुपा लेता है। उसने कई बार ऊपर वाले से दुआ की थी कि वो ठीक हो जाए। वो अपने पिता को बोझ नहीं बनाना चाहता था, लेकिन सालों तक अपने पिता को बूढ़ा होते देख अब वो मरना चाहता था। अगर उसे कुछ चिंता ना होती तो वो कब का मर गया होता। इस बार ट्राइब के लोग रेन फॉरेस्ट में हर्ब्स इकट्ठा करने आए थे। वो उनके साथ आया इलाज के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए कि वो भी ट्राइब का हिस्सा है। लेकिन रास्ते में ट्राइब की प्रोटेक्शन देखकर वो मन ही मन आह भरता है। वो सिर झुकाता है और सोचता है, फिर सिर उठाता है। अब अपने जज्बात नहीं छुपाता, बल्कि सुमिंग को सीधे देखता है, चेहरे पर एक्साइटमेंट और जीने की चाह के साथ। वो कांपती आवाज में कहता है, तुम। सुमिंग आंखें खोलता है। उसकी आवाज शांत है। तुम्हारे शरीर की चोटें बहुत गहरी हैं। मैं पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा तो ठीक किया है। लड़के को लगता है जैसे सुमिंग ने उसकी सारी सोच पढ़ ली हो।
वो हमेशा से तेज दिमाग वाला था। उसने जानबूझकर एक्साइटमेंट और जीने की चाह दिखाई थी। सुमिंग की बात सुनकर उसके दिल में राहत मिलती है। अगर सुमिंग को पूरा यकीन होता तो वो उस पर भरोसा नहीं करता। वो अपनी हालत अच्छे से जानता है। थोड़ी देर चुप रहकर वो फिर से ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, तुम चाहते क्या हो? सुमिंग सीधा सवाल करता है, ये जगह कौन सी है? अब सुमिंग कोई चाल या झूठ नहीं चलता, सीधा सवाल पूछता है। उसे पता है जो जानकारी वो पूछेगा उससे सामने वाला उसके बारे में अंदाजा लगा ही लेगा, तो छुपाने का फायदा नहीं। टीनेजर धीरे से कहता है, ये वाइड हैन है। फिर सोचकर आगे बताता है, वाइड हैन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। ये जगह उसी का एक हिस्सा है। अगर और गहरे जाओ पहाड़ों के पार तो और बड़ा रेन फॉरेस्ट मिलेगा। कहां तक जाता है मुझे नहीं पता। जहां से मैं आया हूं वहां से आधा महीना चलो तो हान माउंटेन सिटी पहुंचोगे। वो शहर पहाड़ों पर बना है। अगर ग्रेट ट्राइब ऑफ फ्रीजिंग स्काई जाना हो तो यह जगह पार करनी ही होगी। वो बहुत समृद्ध शहर है। टीनेजर डिटेल में बताता है। उसके मन में सवाल हैं लेकिन वो दिखाता नहीं। सुमिंग बुदबुदाता है, ग्रेट ट्राइब ऑफ फ्रीजिंग स्काई। वो मन ही मन सोचता है, उसने अब तक विंड स्ट्रीम ट्राइब से आगे कुछ नहीं देखा था। बाकी ट्राइब्स के बारे में सुना भी नहीं था। टीनेजर समझाता है, ग्रेट ट्राइब ऑफ फ्रीजिंग स्काई लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग की 2 सबसे बड़ी ट्राइब्स में से एक है। वो सुमिंग की तरफ देखता है और धीरे धीरे समझ जाता है कि सुमिंग यहां का नहीं है। इससे उसकी सुमिंग के प्रति हॉस्टिलिटी कम हो जाती है। वो सोचता है, सबसे ज्यादा डर उन्हीं लोगों से था जो हमारी ट्राइब के दुश्मन हैं। इस आदमी से ऐसा कोई खतरा नहीं लग रहा। सुमिंग कैजुअली पूछता है, हन माउंटेन सिटी किस ट्राइब की है? टीनेजर अब और भी रिलैक्स्ड हो जाता है, मुस्कुराता है। हन माउंटेन सिटी किसी एक ट्राइब की नहीं, 3 ट्राइब्स की है। पुकियांग ट्राइब, लेक ऑफ कलर्स ट्राइब और ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब। ये तीनों मिलकर शहर चलाते हैं। मैं पुकियांग ट्राइब का हूं। सीनियर, अगर आपके पास ऐसी बजरकर आर्ट है जिससे मेरी चोटें ठीक हो सकें तो आप पुकियांग ट्राइब में गेस्ट बन सकते हैं। हम अपने गेस्ट की बहुत इज्जत करते हैं। वहां आपको आराम मिलेगा और इस जगह को समझने का मौका भी। अगर किस्मत हुई तो फ्रीजिंग स्काई क्लैन में जाने का मौका भी मिल सकता है। कहते कहते वो सुमिंग को गौर से देखता है। सुमिंग शांत स्वर में कहता है, फ्रीजिंग स्काई क्लैन में जाना बहुत मुश्किल है। वो लड़के की हर हरकत और सोच पढ़ सकता है। सुमिंग के मुकाबले ये लड़का अभी भी नाइव है, जैसे लासू का छोटा भाई। टीनेजर मुस्कुराकर कहता है, आप सही कह रहे हैं। फ्रीजिंग स्काई क्लैन में जाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। 10 साल पहले हान माउंटेन ट्राइब का एक आदमी टेस्ट पास करके फ्रीजिंग स्काई क्लैन का बजरकर बन गया था। सुमिंग थोड़ी देर चुप रहता है, फिर खड़ा हो जाता है। उसे पता है लड़के ने जो बताया वो मोस्टली सच है और ये बातें कोई सीक्रेट भी नहीं है। अब सुमिंग को एक वेग नक्शा मिल गया है कि वो कहां है। ये जगह वाकई उसके पुराने घर से बिल्कुल अलग है। असल में जब वो रात को आसमान के तारे देखता था तब भी उसे कुछ अजीब सा लगता था, भले ही वो तारे थोड़े जाने पहचाने लगते थे। सुमिंग खड़ा होता है, लड़के को देखता भी नहीं, उसका नाम पूछने की भी परवाह नहीं करता। भले ही लड़का पुकियांग ट्राइब का हो या न हो, सुमिंग को फर्क नहीं पड़ता। लड़का स्टंड रह जाता है जब सुमिंग चुपचाप जंगल में चला जाता है। उसने मन ही मन कई सिचुएशन सोच रखी थी लेकिन सुमिंग तो बस जानकारी लेकर चला गया। लड़का सोचता है, उसने बस इस जगह के बारे में पूछा। ये आदमी अजीब है लेकिन उसमें कोई बुरी नीयत नहीं। वो अपनी नाक छूता है। असल में उसे जागते ही मुंह में कसैलापन महसूस हुआ था, जैसे किसी ने उसे कुछ खिलाया हो। अब जब उसे समझ आया कि उसकी चोटें ठीक हुई और सुमिंग बिना कुछ बोले चला गया तो उसे यकीन हो गया कि इस आदमी की कोई बुरी नीयत नहीं थी। वो सोचता है, अगर उसे नुकसान पहुंचाना होता तो वो मेरी मदद न करता। वैसे भी ट्राइब के सीक्रेट्स छोड़कर बाकी सब मैं उसे वैसे भी बता देता, लेकिन उसने मेरी मदद की और शायद उसी ने ब्लैक स्टिंग को भी लाया क्योंकि वो बीस्ट 7वें लेवल का था जिससे आमेंग निपट सकता था और किसी की जान नहीं जाती। लड़का सोचता है और जैसे ही सुमिंग दूर जाने लगता है वो तेजी से उठकर उसके पीछे भागता है। वो चिल्लाता है, सीनियर रुकिए। उसकी आवाज रेन फॉरेस्ट में गूंजती है लेकिन सुमिंग नहीं रुकता। एक झटके में उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। लड़का काफी दूर तक दौड़ता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसके चेहरे पर पछतावा आ जाता है। वो सोचता है, वो इतनी तेज कैसे चला गया? मैं ज्यादा सतर्क रहा, अब इलाज का मौका खो दिया। जैसे जैसे वो सोचता है उसका पछतावा बढ़ता जाता है। उसके चेहरे पर झिझक और उलझन है, जैसे कोई बड़ा फैसला लेना हो। उसी वक्त रेन फॉरेस्ट में सरसराहट होती है। लड़का वहीं खड़ा रहता है। उसे पता है कि उसके लोग आ रहे हैं। जल्दी ही 7वें लेवल वाला आदमी आमेंग बाकी लोगों के साथ दौड़ता हुआ आता है। सब लोग जिंदा हैं। लड़के को सही सलामत देखकर सब राहत की सांस लेते हैं। आमेंग उसके पास आकर
धीरे से कुछ पूछता है, लेकिन लड़का बस सिर हिला देता है। सू मिंग से हुई बात नहीं बताता। अब उसके मन में कोई झिझक नहीं बची। उसने अपना फैसला कर लिया है। सू मिंग चुपचाप रेन फॉरेस्ट में चलता है। उसने अपनी रोब उतार दी है और सामने की पहाड़ियों की तरफ अनिश्चित चेहरे के साथ बढ़ रहा है। वो सोचता है, लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग, हॉर्न माउंटेन सिटी, ग्रेट ट्राइब ऑफ फ्रीजिंग स्काई क्लैन। सू मिंग को नहीं पता फ्रीजिंग स्काई क्लैन क्या है, लेकिन लड़के की बातों और हाव भाव से उसे थोड़ा अंदाजा हो जाता है। वो सोचता है, फ्रीजिंग स्काई क्लैन शायद ट्राइब से अलग कोई और बड़ी ताकत है। ये लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग है। ये मेरे घर से कितनी दूर है। सू मिंग हल्की सांस छोड़ता है। उसे याद है, ब्लैक रोब्स वाले आदमी ने कहा था कि डार्क माउंटेन अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन का हिस्सा है और विंड स्ट्रीम ट्राइब म्याओमान की एक कमजोर शाखा है। सू मिंग को यहाँ के बर्जर्कर से मिले हुए 2 महीने हो चुके थे। उसने यहीं रुककर साउथ असंडर बनाना और अपनी चोटें धीरे धीरे ठीक करना चुना। इस वक्त वो गुफा में पालथी मारकर बैठा है। जैसे ही उसने साउथ असंडर निगली, वो चुपचाप बैठा रहा। उसके शरीर की 243 ब्लड वेन्स में से अब बस 10 ही फीकी थीं, बाकी सब में जान आ गई थी। पिछले साल भर में साउथ असंडर की वजह से उसकी गहरी चोटें और अंदरूनी जख्म धीरे धीरे ठीक और स्थिर हो गए थे। इलाज के दौरान वो अक्सर अपने ट्राइब एल्डर श्याओहोंग, बाइलिंग और लेचन को याद करता। सू मिंग को नहीं पता था कि उसका ट्राइब अब कैसा है। उसे नहीं पता श्याओहोंग अब भी डार्क माउंटेन में खेल रहा है या नहीं। उसे नहीं पता बाइलिंग अब भी उसका इंतजार कर रही है या नहीं, क्योंकि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। हर बार जब वो ये सोचता, सू मिंग का दिल दर्द से भर जाता। वो इस अनजान जगह में अकेला था। जब वो आसमान में चांद देखता, उसे अपना घर, एल्डर जिसकी मौत पर वो अब भी यकीन नहीं करता, और सब कुछ याद आता। लेकिन उसे नहीं पता उसका घर कहाँ है। बस इतना पता था कि विंड स्ट्रीम ट्राइब अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन में मियाओ मैन की एक कमजोर शाखा थी। फिर भी अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन और लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग के बीच बहुत दूरी थी। लेकिन वो रास्ता कहाँ है, यह भी उसे नहीं पता था। वो सोचता है, मुझे अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन तक जाने वाला नक्शा चाहिए और मुझे खुद को और मजबूत बनाना है। तभी मैं घर का रास्ता ढूंढ सकता हूं और तभी उन लोगों से बदला ले सकता हूं जिनका जिक्र ब्लैक रोब्स वाले आदमी ने किया था। इस दौरान सू मिंग अक्सर अपने ट्राइब और ब्लैक माउंटेन ट्राइब के बीच हुई लड़ाई के बारे में सोचता। उस लड़ाई में उसने कई क्लूज मिस कर दिए थे और वो सारे क्लूज ब्लैक रोब्स वाले आदमी की तरफ इशारा करते थे। सू मिंग आंखें खोलता है, ध्यान से बाहर आता है। वो चारों ओर की डार्कनेस को देखता है और अकेलापन उसे घेर लेता है। ये एहसास पिछले साल में भी उसके लिए नया ही था। वो इस गुफा में बहुत वक्त से रह रहा था। सू मिंग चुपचाप बाहर निकलता है, क्रैक के बाहर खड़ा हो जाता है। वो आसमान में चांद को देखता है। चारों ओर शांति है। वो बैठ जाता है, हल्की नम हवा में सांस लेता है, फिर एक बोन से बनी जन बांसुरी जैसी निकालता है और उसकी सतह को हल्के हल्के सहलाता है। काफी देर बाद ऐसा लगता है जैसे कोई कराहती धुन सन से निकल रही हो, जो बस सू मिंग ही सुन सकता है। वो आवाज हवा में गूंजती है, उसमें गम है और वो धुन बहुत देर तक चलती है। सू मिंग को संगीत बजाना नहीं आता था। जॉन में दरार थी जिससे उसमें से आवाज निकल ही नहीं सकती थी। वो धुन बाहर नहीं, बस सू मिंग के दिल में थी। वो सुन को पकड़े आंखें बंद कर लेता है और अपने दिल की धुन सुनता है। यही एक आवाज थी जो इस जगह में उसका साथ देती थी, जैसे सच में वो धुन उसके कानों में बज रही हो, जिससे उसे इस जगह में भी कुछ अपना सा महसूस होता। हर बार जब वो अकेला महसूस करता, वो अपने बीते खूबसूरत लम्हों को याद करता। हर बार जब वो खुद को अजनबी महसूस करता, वो बीते दिनों की खुशियों को याद करता। काफी देर बाद जब आसमान का चांद सबसे तेज चमकने लगा, सू मिंग आंखें बंद कर बैठ गया। उसके शरीर पर मूनलाइट पड़ने लगी। धीरे धीरे मूनलाइट से बनी हल्की इल्यूजन्स उसके शरीर से निकलकर उसे घेरने लगीं। ये इल्यूजन्स विंग्स ऑफ द मून थीं। विंग्स ऑफ द मून एल्डर ऑफ फायर बर्जर्कर ट्राइब की ग्रेट डिवाइन आर्ट से बनी थीं, जिससे फायर बर्जर्कर ट्राइब को अमरता मिली थी। बाद में गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ने इटर्नल क्रिएशन आर्ट से इस आर्ट को बदल दिया, जिससे ये इंसान और जानवर के बीच की चीज बन गई। लेकिन सदियों बाद डिवाइन आर्ट कमजोर हो गई और उनकी अमरता में दरारें आ गईं। B2 और ब्लैक रोब्स वाले आदमी से लड़ाई में भले ही उनके शरीर नष्ट हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं सू मिंग के आसपास उसके शरीर में छुपी रहीं। वो सिर्फ मूनलाइट में दिखती थीं और सिर्फ वही लोग उन्हें देख सकते थे जिन्होंने फायर बर्जर्कर की राह पकड़ी थी। सू मिंग को इसका कोई सीधा जवाब नहीं मिला। बस ये समझ उसके और विंग्स ऑफ द मून की आत्माओं के इंटरेक्शन से आई थी। अब यही सू मिंग का सबसे बड़ा सहारा था। इसी वजह से उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि 2 महीने पहले वाला लड़का उसकी बात दूसरों को बताएगा या नहीं। वो बिना वजह मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर कोई ट्रबल लेकर आता तो उसे मौत के लिए तैयार रहना चाहिए।
जब आसमान का चांद धीरे धीरे डूबने लगा और सुबह का सूरज निकलने वाला था तो पहाड़ के नीचे रेन फॉरेस्ट से हल्की आवाजें आने लगीं। सीनियर, 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 माफ करना, सीनियर। सुमिंग का चेहरा शांत था। यह आवाज वो पिछले 2 महीने से हर कुछ दिन में सुन रहा था। यह रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा था। यहां पहाड़ों की भरमार थी। किसी को यहां ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल था। यह आवाज उसी लड़के की थी। 2 महीने पहले जब सुमिंग गया था उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा होगा। लड़का बस ये सोच रहा था कि सुमिंग की बात दूसरों को बताए या नहीं। अगर बताता तो शायद उसके ट्राइब के बहुत से लोग ताकतवर बर्जर्कर्स यहां आ जाते। लेकिन ग्वांगन फॉरेस्ट इतना बड़ा था कि सुमिंग को ढूंढना बहुत मुश्किल होता। और अगर सुमिंग छुपना चाहता तो और भी मुश्किल। सबसे जरूरी, ऐसे लोग उससे कुछ मांगने ही आते। लड़के की अक्ल से यह सब उसे कोई फायदा नहीं देता, उल्टा सुमिंग को नाराज कर सकता था। लड़के ने सुमिंग को निराश नहीं किया। 2 महीने से वो हमेशा अकेला ही उसे पुकारने आता था। सुमिंग दूर से आती उस आवाज को सुनता है लेकिन परवाह नहीं करता। बस गुफा में लौटकर साउथ एसेंडर बनाता है ताकि अपनी चोटें ठीक कर सके। कुछ दिन बाद वो आवाज धीरे धीरे आनी बंद हो जाती है। आधा महीना और बीत जाता है। अब सुमिंग के शरीर में सिर्फ 9 ब्लड वेन्स ही फीकी बची हैं। तभी फिर से वो हल्की आवाज रेन फॉरेस्ट से आती है। सीनियर, सीनियर। ये आवाज 2 दिन से लगातार आ रही थी। सुमिंग ध्यान से बाहर आता है। उसके चेहरे पर सोचने वाला लुक है। वो सोचता है, अब मैं पहले जैसी गलती नहीं करूंगा। सुमिंग को जैसे कुछ याद आ जाता है। वो गुफा से बाहर निकलता है, बीस्ट स्किन रोब पहनता है और रेन फॉरेस्ट में दौड़ जाता है। फंग मू, वही टीनेजर का चेहरा पछतावे से भरा है और उसके हाव भाव में सतर्कता और डर है। उसके हाथ में काली हड्डी की एक ब्लेड है जिसमें ठंडी हवा है। यही उसकी रक्षा का हथियार है। आखिर ट्राइब छोड़कर अकेले यहां आना उसके लिए बहुत खतरनाक था। अगर दुश्मन मिल जाए तो यही ब्लेड काम आएगी। वो रेन फॉरेस्ट में दौड़ता रहता है, वही शब्द दोहराता है, सीनियर, सीनियर। काफी देर बाद वो एक बड़े पेड़ के सहारे हांफता हुआ रुकता है। उसके चेहरे पर बेबसी है। वो सोचता है, क्या वो अजीब आदमी यहां से जा चुका है? अगर नहीं तो 3 महीने से मैं पुकार रहा हूं। उसे मेरी आवाज सुननी चाहिए थी। अगर वो अब भी नहीं आया तो मतलब वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। फंग मू लंबी सांस छोड़ता है। चेहरा कड़वा हो जाता है। वो इधर उधर देखता है, दांत भींचकर फिर आगे बढ़ जाता है। सीनियर, आप अब भी यहां हैं? सूरज डूबने वाला था। चांद आसमान में आ गया था। हार मानकर फंग मू फिर आसमान की तरफ चिल्लाया, मैं यहां हूं। फंग मू के बोलते ही उसके पीछे से ठंडी आवाज आती है। वो आवाज इतनी अचानक आती है कि फंग मू डर के मारे उछल जाता है। वो जल्दी से घूमता है। चेहरे पर डर और सतर्कता है। ब्लेड उठा लेता है। लेकिन जब वो पेड़ की शाखा पर खड़े सुमिंग को देखता है तो खुशी से चौंक जाता है। फंग मू जल्दी से ब्लेड नीचे करता है। सुमिंग को एक्साइटमेंट से देखता है, फिर आगे बढ़कर झुककर सलाम करता है। सीनियर, मुझे बचा लीजिए। मैं फंग मू हूं। मैंने आपसे सच छुपाया था। मैं ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का हूं और मेरे पिता उसी ट्राइब के लीडर हैं। अगर आप मेरी चोटें ठीक कर दें तो मैं और मेरे पिता आपको बड़ा इनाम देंगे। यह ब्लेड मेरी तरफ से माफी है जो मैंने आपसे झूठ बोला। कृपया इसे स्वीकार करें। फंग मू दोनों हाथों से ब्लैक बोन ब्लेड देता है और फिर से झुकता है। वो ब्लेड काली रोशनी छोड़ती है। उसमें डरावनी हवा है। यह कोई आम चीज नहीं बल्कि ब्लड स्केल्स जैसी नकली बजर्कर वेसल है। छोटी ट्राइब के लिए यह बहुत कीमती होती। सुमिंग की आंखों में चमक आती है। इस ब्लेड को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि हान माउंटेन सिटी की तीनों ट्राइब्स मंझोली हैं। छोटी ट्राइब्स नहीं हो सकती। सुमिंग फंग मू के सामने आ जाता है। उसे एक नजर देखता है, फिर ब्लेड ले लेता है। वो अपनी ची नहीं बल्कि अपने शरीर में छुपी विंग्स ऑफ द मून की आत्माओं से ब्लेड को एक्टिवेट करता है। तुरंत ब्लेड से तेज ब्लैक लाइट निकलती है। उसकी ठंडी हवा गायब हो जाती है और ब्लेड लाल हो जाती है जैसे जल रही हो। चारों ओर गर्मी फैल जाती है। आसपास के पेड़ों पर ऐसा असर होता है जैसे वो जलने वाले हों। ये गर्मी फेंग मू को पीछे धकेल देती है। उसके चेहरे पर हैरानी है। दिल जोर से धड़क रहा है। उसे सुमिंग की ताकत का अंदाजा नहीं, लेकिन उसे पता है कि उसकी ट्राइब के बड़े बजर्कर्स भी ब्लेड से ऐसी ताकत नहीं निकाल सकते। सिर्फ उसके पिता ही ऐसा कर सकते हैं। जब ब्लेड उसके पिता को दी गई थी तब भी ऐसा ही असर हुआ था, लेकिन तब ठंडी हवा थी, गर्मी नहीं। फेंग मू सोचता है, क्या ये ट्रांसेंडेंस रेल में है? उसका मुंह सूख जाता है। वो खुश है कि उसने ये बात किसी और को नहीं बताई, अकेले आया। अगर उसने इस आदमी को नाराज किया तो अंजाम बुरा होता। फंग मू सुमिंग का चेहरा नहीं देख सकता, जिससे उसकी रहस्यमयता और बढ़ जाती है। तभी सुमिंग बाएं हाथ से 2 गोलियां फंग मू के मुंह में डाल देता है।
इससे पहले कि वो देख भी पाए। सुमिंग फिर ची चलाता है, जिससे दोनों गोलियां पिघल जाती हैं। फांगमू को उनकी शक्ल भी महसूस नहीं होती। उसके मुंह से गर्मी का झोंका उसके शरीर में जाता है। सुमिंग शांत आवाज में कहता है, तुम्हारे पास 15 सांसों का समय है। इस जड़ी का आकार याद कर लो। अगली बार जब आओ तो इसकी 1000 जड़ें लेकर आना, तभी तुम्हें इलाज मिलेगा। और हाँ, मुझे अपनी जासूसी पसंद नहीं, ये सिर्फ एक बार की छूट है। सुमिंग की आवाज में हल्की उदासी है। वो दाएं हाथ में ब्लेड घुमाता है और पास के एक बड़े पेड़ की छाल गिर जाती है। उस पर एक जड़ी की आकृति उभरती है, क्लाउड गॉज ग्रास। यही वो जड़ी थी जो सुमिंग को माउंटेन स्पिरिट बनाने के लिए चाहिए थी। इसके बाद सुमिंग फंगमू की परवाह नहीं करता, बस उठकर आसमान की ओर एक कदम बढ़ाता है। विंग्स ऑफ द मून की आत्माएं उसके पैरों के नीचे हैं। वो उन्हीं पर कदम रखकर हवा में चल देता है। किसी को विंग्स ऑफ द मून की आत्माएं नहीं दिखती। फंगमू की नजर में सुमिंग हवा में चल रहा है। वो हैरान रह जाता है, सांस रोक लेता है। वो सोचता है, क्या यह सच में ट्रांसेंडेंस रेल में है? काफी देर बाद उसे होश आता है, लेकिन जल्दी ही उसे सुमिंग की बात याद आती है। वो स्टंड रह जाता है, फिर इधर उधर देखता है। तभी रेन फॉरेस्ट से एक ताकतवर आदमी बाहर आता है। फंगमू चौंक कर बोलता है, फादर। वो अपनी आंखें मलता है, बहुत शॉक्ड है। वो बड़ा आदमी नीली रोब पहने है। वो कड़े चेहरे के साथ फंगमू के पास आता है। सुमिंग के जाने की दिशा में देखता है, भौहें सिकोड़ता है। वो धीमे स्वर में पूछता है, चोटें कैसी हैं? फंगमू जल्दी से अपने शरीर की चोटें चेक करता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो थोड़ी ठीक हो गई हैं, वो तुरंत सिर हिलाता है। फंगमू पूछता है, फादर, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे थे? उस आदमी ने आपको देख लिया? क्या वो सच में ट्रांसेंडेंस रेल्म में है? आदमी भौहें सिकोड़ता है, शायद नहीं। उसके शरीर में छी तो। वो बोल ही रहा था कि पास के पेड़ की छाल पर बनी क्लाउड गॉज ग्रास की आकृति लकड़ी में बदलकर झड़ने लगती है। ये सुमिंग के फाइन कंट्रोल की ताकत थी। अब वो अपनी छी पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। आदमी की आंखें सिकुड़ जाती हैं। बिल्कुल 15 सांसें। ये ट्रांसेंडेंस रेल्म का फाइन कंट्रोल है। फंगमू घबरा जाता है। हो गया, मैंने उस जड़ी का आकार याद नहीं किया। आदमी गहरी सांस लेता है। अब भी थोड़ा शक है, लेकिन अब वो मोस्टली यकीन कर चुका है। वो फंगमू से सख्ती से कहता है, वो क्लाउड गॉज ग्रास है। मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा। उस आदमी का सम्मान करो, न बातों में न व्यवहार में उसे नाराज करना। जब भी मिलो ट्राइब के बड़ों जैसा आदर करना। हो सकता है वो तुम्हारे लिए किस्मत का दरवाजा खोल दे। फंगमू से मिलने के बाद सुमिंग तेजी से रेन फॉरेस्ट में चलता गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसका मन पूरी तरह सतर्क था। आसपास कुछ भी हलचल होती तो वो तुरंत नोटिस कर लेता। असल में उसे यह पता नहीं चला था कि फंगमू के पिता उनका पीछा कर रहे थे। उसके सारे बोलचाल और हरकतें बस इसीलिए थीं कि उसे किसी परेशानी में न पड़ना पड़े। डार्क माउंटेन में भी उसने ऐसा ही कुछ अनुभव किया था। तब वो सिकोंग का सामना कर रहा था। तब उसे यह नहीं सूझा था कि इतना बड़ा आदमी ट्राइब के ताकतवर वॉरियर्स की नजरों के सामने अकेला बाहर कैसे जा सकता है। एल्डर ने ही तब उसकी सोच को सही दिशा दी थी, लेकिन वो डार्क माउंटेन था। वहां एल्डर की सुरक्षा थी, इसलिए ज्यादा खतरा नहीं था। अब वो एक अनजान जगह में था। एल्डर अब उसकी रक्षा के लिए नहीं था। अब उसे सब कुछ खुद ही संभालना था। अब एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। शायद उसे फंगमू के पीछे किसी के होने का पता न चला हो, लेकिन बहुत सारी बातें शक पैदा करने वाली थीं। सुमिंग की समझदारी से कुछ महीनों में ही उसने सब एनालाइज कर लिया था। कोई भी घायल लड़का जो सिर्फ ब्लड सोलिडिफिकेशन रेल्म के 5वें स्तर पर है, वो इतने महीनों तक बार बार अकेले रेन फॉरेस्ट में आकर हर बार सुरक्षित लौट जाए, ये मुमकिन नहीं। भले ही लड़का अकेले आना चाहता, उसका परिवार जरूर छुपकर उसका पीछा करता। ये बिल्कुल लॉजिकल था। फिर लड़के की चोटें थोड़ी ठीक हो गई थीं और सुमिंग ने उसे जंगल में पकड़ लिया था। भले ही लड़के ने किसी से कुछ न कहा हो, बाकी ट्राइब वाले जो उसके साथ जंगल में आए थे जरूर बात फैलाते। इन सब क्लूज से यह समझना मुश्किल नहीं था कि कोई फंगमू का पीछा कर रहा था और असली टारगेट सुमिंग ही था। इसी वजह से सुमिंग ने भी कई महीनों बाद ही धीरे धीरे सामने आना चुना। लड़के ने जो कीमती ब्लेड दी, उससे सुमिंग को और पक्का हो गया कि ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब कोई छोटी ट्राइब नहीं, बल्कि मंझोली ट्राइब है। इतने बड़े स्टेटस वाला लड़का अकेले बाहर नहीं आ सकता था। इसलिए सुमिंग ने अंदाजा लगाया कि कोई उनकी बातचीत देख रहा है। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि जब सुमिंग ने ब्लेड ली तो विंग्स ऑफ द मून की आत्माओं से जलती आग की ताकत दिखाई, जिससे सबको लगा कि वो ट्रांसेंडेंस रेल्म में है। इसके अलावा वो विंग्स ऑफ द मून की आत्माओं पर चलकर हवा में गया और फाइन कंट्रोल दिखाते हुए पेड़ पर निशान छोड़ा, ये कहते हुए कि वो 15 सांसों तक रहेगा। ये सब देखने वालों के लिए चेतावनी थी।
सुमिंग चाहता था कि लोग उसके बारे में सोचकर डरें और कोई जल्दबाजी न करें। आखिर ये सब इस बात पर टिका था कि वो लड़के की चोटें धीरे धीरे ठीक कर सकता था। इस वजह से उसने पूरी स्थिति पर काबू पा लिया था। अगर लोग उसकी ताकत को लेकर कंफ्यूज रहें तो उसकी सुरक्षा और बढ़ जाएगी। सुमिंग बाहर से शांत दिखता है। वो तुरंत अपनी गुफा नहीं लौटता, बल्कि इलाके में चक्कर लगाता है। जब तक पूरी तरह यकीन नहीं हो गया कि अब कोई पीछा नहीं कर रहा, तब तक वो गुफा नहीं लौटता। गुफा में पहुंचकर वो पालथी मारकर बैठ जाता है। सुमिंग अपना दाएं हाथ सामने घुमाता है और विंग्स ऑफ द मून की आत्माएं गुफा के बाहर फैल जाती हैं। पिछले साल भर से सुमिंग इसी तरीके से किसी भी खतरे से बचने के लिए सतर्क रहता था। वो सोचता है, अगर सब ठीक रहा तो मैं जल्दी ही यहां से जा सकता हूं। वो बैठा सोचता है, फिर ध्यान में डूबकर अपने शरीर में की सर्कुलेट करता है। धीरे धीरे उसके शरीर पर ब्लड रेड लाइट चमकती है। ऐसी लंबी उबाऊ साधना और इलाज सबके बस की बात नहीं, लेकिन सुमिंग अब इस जिंदगी का आदी हो गया था। वो अकेले शांत गुफा में बिना कुछ बोले चुपचाप अपने जख्म भरता रहा। वो लगातार साउथ असेंडर बनाता और खाता रहा, जिससे उसकी पुरानी अंदरूनी चोटें धीरे धीरे ठीक होती गईं। 1 महीना बीत गया। फिर से रेन फॉरेस्ट में कोई आवाज उसे पुकारने लगी। इस बार सुमिंग ने भी उसे कुछ दिन इंतजार कराया। फिर एक रात बिना आवाज किए लड़के के पास गया। फांगमू का इलाज किया, क्लाउड गॉज ग्रास लिया, फिर एक और जड़ी की फरमाइश कर दी। फांगमू बहुत सम्मान से पेश आया। उसने सुमिंग को तीनों ट्राइब्स में पिछले 4 हफ्तों में हुई सारी बातें बता दी, सिवाय ट्राइब के सीक्रेट्स के। इससे सुमिंग को अपने आसपास के माहौल और तीनों ट्राइब्स की बर्जरकर आर्ट्स के बारे में जानकारी मिली। अब उनके बीच ट्रेड की नींव बन गई थी। रेन फॉरेस्ट में भले ही बहुत हर्ब्स थीं, लेकिन दवाएं बनाने के लिए सारी चीजें इकट्ठा करना फिर भी मुश्किल था। लेकिन फेंगमू की मदद से सुमिंग की दवाएं बनाने की स्पीड बढ़ गई। फेंगमू के पिता की टैसिट परमिशन से सुमिंग को नाइट ग्लिटर ब्रांच भी मिल गई, जो फेंगमूहन माउंटेन सिटी से लाता था। अब वो अक्सर रेन फॉरेस्ट आता, साथ में अच्छे कपड़े भी लाता जो दिखने में शानदार थे। ये कपड़े फेंगमू के पिता का आइडिया थे। उसने फेंगमू को याद दिलाया कि सुमिंग बीस्ट स्किन रोब से चेहरा ढकता है, इसीलिए ज्यादातर कपड़े हुड वाले थे। कुल 3 सेट थे। सैक क्लॉथ से तो कहीं बेहतर। फेंगमू बोला, सीनियर मो, ये कपड़े हान माउंटेन सिटी से मंगवाने में मुझे बहुत मेहनत लगी। हमारी ट्राइब में बस एल्डर और लीडर्स ही ये पहन सकते हैं। सुमिंग को फेंगमू की ये अटेंटिवनेस पसंद आई, लेकिन फिर भी वो हर बार अलग अलग वक्त पर ही फेंगमू से मिलता, कभी अपनी गुफा का पता नहीं बताता। आधा साल ऐसे ही बीत गया। अब सुमिंग को जंगल में रहते 2 साल हो चुके थे। 1 महीने पहले उसकी सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई थीं। जैसे ही उसकी 243 ब्लड वेन्स पूरी हो गईं, ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के 7वें स्तर की जबरदस्त ताकत फूट पड़ी। सारी हर्ब्स मिल जाने पर सुमिंग ने बहुत सारे माउंटेन स्पिरिट भी बना लिए। उन्हें खाते ही उसकी ताकत स्टेडी बढ़ती गई। अब उसके पास 2 तरह की पिल्स थीं, माउंटेन स्पिरिट और साउथ असेंडर। इनकी संख्या भी कम नहीं थी, लगभग दर्जन भर। सुमिंग ने पिल्स को देखा, थोड़ी देर सोचा, फिर फैसला किया, अब मुझे देखना चाहिए कि दूसरा दरवाजा खोलने पर क्या मिलेगा। सुमिंग ने सारी पिल्स रख लीं और अपने गले में लटकती ब्लैक डिब्रीज को छुआ, जो यहां तक उसका साथ दे रही थी। इस रहस्यमय ब्लैक डिब्रीज ने सुमिंग को कई तरह की दवाओं की रेसिपीज दी थीं। इससे उसकी चोटें ठीक हुईं और ट्रेनिंग स्पीड भी बढ़ी। अब उसके पास दूसरा दरवाजा खोलने के लिए काफी दवाएं थीं। सुमिंग ने आंखें बंद की और पहले की तरह ही स्ट्रेंज डायमेंशन में जाने की कोशिश की। एकदम से उसके शरीर से काली रोशनी निकली और वो गुफा में गायब हो गया। फिर वही जगह थी, फॉग से ढंकी। सुमिंग अब अंधेरे का आदी हो गया था। वो फॉग में आगे बढ़ा और जल्दी ही उसे पहाड़ और उसके नीचे का टनल दिखा। वो बिना कुछ बोले पहाड़ में गया। दीवारों पर वही तस्वीरें थीं। वो पहले दरवाजे से आगे निकलकर दूसरे दरवाजे तक पहुंच गया। पहली बार की तरह सुमिंग ने आगे बढ़कर अपनी जेब से साउथ असेंडर और माउंटेन स्पिरिट निकाली और हर एक पिल को दरवाजे के छोटे छोटे छेदों में डाल दिया। जैसे ही सारी पिल्स सही जगह डाली, सुमिंग थोड़ा पीछे हटकर दरवाजे को गौर से देखने लगा। सारे छोटे छेदों से तेज रोशनी निकलने लगी। जैसे जैसे रोशनी फैली, गूंजती आवाजें दीवारों से टकराने लगीं। जल्दी ही दूसरा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। पहले सिर्फ एक दरार, फिर दोनों तरफ से दरवाजा पूरी तरह खुल गया और अंदर का टनल दिख गया। सुमिंग की आंखें शांत थीं। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, दरवाजा पूरी तरह खुलने का इंतजार किया। अंदर देखा तो टनल की दीवारें लाल रोशनी छोड़ रही थीं। सब शांत था। सुमिंग ने थोड़ा और इंतजार किया, फिर अंदर गया। वो तुरंत आगे नहीं बढ़ा, बल्कि दीवारों पर बनी कार्विंग्स को देखने लगा। वहां अब भी लोग दवाएं बनाते दिख रहे थे। पहले दरवाजा खोलते वक्त ही उसने नोटिस किया था
दीवारों की कार्विंग्स जड़ी बूटियां पकाने की टेक्निक्स सिखाती हैं। अगर सुमिंग इन्हें अच्छे से समझ ले तो दवाएं बनाते वक्त बहुत मदद मिलेगी। वो धीरे धीरे कार्विंग्स याद करता हुआ आगे बढ़ा। पता नहीं कितना वक्त बीता, फिर एक छोटी सी चेंबर आ गई। तीसरा दरवाजा इसी चेंबर में था। इस दरवाजे पर बस एक ही दवा की तस्वीर थी। सुमिंग ने उसकी ज्यादातर हर्ब्स पहले देखी थीं। उसकी आंखों में चमक आई और उसने तस्वीर के नीचे बने छोटे छेदों को देखा। अब तक का तजुर्बा था, हर दवा के नीचे जितने छेद उतना ही बनाना आसान, जितने कम छेद उतनी मुश्किल दवा। एक नजर में ही सुमिंग की भौहें सिकुड़ गईं। इस दवा की तस्वीर के नीचे सिर्फ 2 छेद थे। वो सोचता है, ये दवा वेलकमिंग ऑफ डीटीज के अलावा सबसे मुश्किल दवा होगी। सुमिंग आगे बढ़ा, दायां हाथ दरवाजे पर रखा। उसी पल सिर में जाना पहचाना दर्द उठा। दरवाजा चमकने लगा और सुमिंग के दिमाग में इस दवा को बनाने के सीन आने लगे। काफी देर बाद सुमिंग का दायां हाथ कांप गया। जमीन से जबरदस्त फोर्स आई। वो कुछ कदम पीछे हट गया। उसने जल्दी से सिर उठाया। आंखों में शॉक का एक्सप्रेशन था। वो सोचता है, स्पिरिट प्लंडर। अब की बार उसे नाम और तरीका ही नहीं, दवा का असर भी पता चला। वो सोचता है, अगर इस दवा में इल्यूजनरी स्पिरिट डालो तो इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपनी सोल को नरिश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सुमिंग की आंखों में चमक है। उसने स्पिरिट प्लंडर बनाने के लिए हर्ब्स याद कर ली, आंखें बंद कर ली, चेहरा गंभीर एक्सप्रेशन के साथ। वो सोचता है, इस दवा के लिए बहुत सारी हर्ब्स चाहिए होंगी। साधारण कॉल्ड्रन से नहीं बनेगी। किसी मरते हुए इंसान के शरीर को कॉल्ड्रन बनाना पड़ेगा और उसमें हर्ब्स डालकर रिफाइन करना होगा। आग से भी नहीं बनेगी। कॉर्प्सेस का मियास्मा इकट्ठा करना होगा, फिर उस पर बिजली गिरवाकर हर्ब्स रिफाइन करनी होंगी। इससे दवा बनाते वक्त दुनिया में बदलाव नहीं होगा। सुमिंग सोच में डूब गया। उसने स्टोन डोर को गहराई से देखा, फिर बाहर निकल गया। वो सोचता है, भले ही बनाना मुश्किल है, सक्सेस रेट कम है, लेकिन अगर बन गई तो ताकत। सुमिंग को दवा का डिस्क्रिप्शन याद आया, एक इल्यूजनरी स्पिरिट छीनो। ये इल्यूजनरी स्पिरिट शायद बजर्कर मार्क की मटेरियलाइजेशन होती है, जैसे ब्लैक माउंटेन ट्राइब के लीडर का ब्लड बेयर या शानहेन की ब्लेड। शायद ट्रांसेंडेंस रेल्म से नीचे कोई इसका सामना नहीं कर पाएगा। शायद ट्रांसेंडेंस रेल्म वालों को भी मार सकता हूं। ये अब दवा नहीं रही। सुमिंग की आंखों में चमक है। वो बाहर निकल जाता है। रेन फॉरेस्ट के गहरे हिस्से की गुफा में हल्की डरावनी रोशनी चमकती है। सुमिंग का शरीर धीरे धीरे प्रकट होता है। वो बैठ जाता है, अपने गले की ब्लैक डिब्री को छूता है और सोच में डूब जाता है। वो सोचता है, मुझे 19 तरह की हर्ब्स चाहिए। ज्यादातर मुझे पता है, एल्डर ने जो बैम्बू स्लिप दी थी उसमें उनकी तस्वीरें हैं। बस एक हर्ब अनजान है। लेकिन असली बात यह है कि इन 19 में से 3 हर्ब्स को सीधे नहीं इस्तेमाल कर सकता। उनकी बीजें किसी ताकतवर जंगली जानवर की हड्डियों में बोनी होंगी और वहीं उगानी होंगी। जानकारी के मुताबिक मुझे ऐसे जानवर की हड्डियां चाहिए होंगी जो ट्रांसेंडेंस रेल्म के ताकतवर वॉरियर्स के बराबर। अब वक्त आ गया है कि मैं हान माउंटेन सिटी जाऊं। सुबह होते ही सुमिंग अपने ध्यान से बाहर आया। उसके चेहरे पर पूरी रात की सोच विचार की जटिलता के एक्सप्रेशन थे, लेकिन अब दिल में फैसला पक्का था। उसने सारी दवाएं एक पाउच में रखी और गुफा के चारों ओर देखा। वो यहां 2 साल रहा था और अब भी वापस लौटने का इरादा था। यह जगह उसके लिए अब जानी पहचानी ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट थी। वो सोचता है, फंगमू ने जो जानकारी दी है वो ज्यादातर सही ही होगी, लेकिन अब मुझे खुद जाकर देखना होगा, खासकर पुकियांग ट्राइब। और क्योंकि हन माउंटेन सिटी ग्रेट ट्राइब ऑफ फ्रीजिंग स्काई जाने के रास्ते में पड़ती है, शायद मुझे यहां से अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन का नक्शा भी मिल जाए। सुमिंग की आंखों में चमक थी। वो गुफा से बाहर निकला और बाहर खड़ा हो गया। हवा में नमी थी। फिर से बारिश का मौसम था, वही मौसम जब वो 2 साल पहले यहां पहली बार आया था। उसने अपने सीने में रखे ब्रोकन बैग को छुआ। 2 साल में इसमें कोई बदलाव नहीं आया था। डिमेंशन की टूटी जगहें और नहीं बढ़ी, जिससे सुमिंग को तसल्ली मिली। दवाओं के अलावा उस बैग में पिछले 2 साल में शिकार किए गए जानवरों की खालें और हड्डियां भी थीं। फंगमू की दी जानकारी से सुमिंग को पता चला कि साउथ मॉर्निंग की ट्राइब्स अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन से अलग हैं। यहां भी हर्ब्स चाहिए होती हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें जंगली जानवरों से ली जाती हैं। जैसे पहली बार जब वो फेंगमू से मिला था तो लड़का और उसके लोग उस सांप का शिकार उसके जहर की थैली और हड्डियों के लिए कर रहे थे, जिससे दवा बनती थी। सारी तैयारी के बाद सुमिंग पहाड़ के नीचे रेन फॉरेस्ट की ओर दौड़ गया। रात होते होते पहली बार सुमिंग ने रेन फॉरेस्ट की सीमा पार की। उसने आसमानी नीली लंबी रोब पहनी थी। उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके सामने दूर तक फैले घास के मैदान थे। सुमिंग ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। आसमान और जमीन बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके अलावा वहां कोई नहीं था।
असल में बहुत कम लोग इस रेन फॉरेस्ट में आते थे। जो आते भी थे वो ज्यादातर दवा के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने आते थे। चांद आसमान में था और उसकी रोशनी जमीन पर बिखरी थी। सू मिंग चुपचाप आगे बढ़ता रहा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी जैसे जमीन पर एक आर्क सी निकल गई हो, लेकिन ये आर्क आसमान में नहीं बल्कि जमीन से सटी हुई आगे बढ़ रही थी। वो सोचता है, फंगमू ने कहा था मुझे इसी दिशा में 10 दिन और चलना होगा। सू मिंग को हान माउंटेन सिटी की जगह और डिटेल्स पहले से पता थी। वो सोचता है यह शहर बहुत केओटिक है। 3 ट्राइब्स इसे एक साथ चलाती हैं। इसी वजह से ये एक हब बन गया है और यहाँ बहुत सारे ताकतवर बर्जर्कर्स रहते हैं। ये तीनों ट्राइब्स अक्सर ऐसे लोगों को चुनती हैं जो बहुत ताकतवर हों, उन्हें गेस्ट बनाकर गिफ्ट्स देती हैं। सू मिंग की आंखों में चमक थी और उसकी स्पीड और बढ़ गई। लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग में ज्यादातर जगह पहाड़ों की श्रृंखला है। यहाँ पहाड़ों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसे पहाड़ों की धरती कहना गलत नहीं होगा। यहाँ की ट्राइब्स भी पहाड़ों के चारों ओर बसी हैं, जो अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन से बिल्कुल अलग है। साउथ मॉर्निंग में ट्राइब्स बहुत हैं, इसलिए यहाँ बजर्कर आर्ट्स की भी कई अजीब किस्में हैं। यहाँ बहुत ताकतवर बजर्कर्स भी हैं। ग्रेट ट्राइब ऑफ फ्रीजिंग स्काई और खासकर फ्रीजिंग स्काई क्लैन की वजह से साउथ मॉर्निंग की ताकत का आधार और भी मजबूत है। फ्रीजिंग स्काई क्लैन एक रहस्यमय जगह है जो पूरी तरह ग्रेट ट्राइब ऑफ फ्रीजिंग स्काई के कंट्रोल में है। ये कोई ट्राइब नहीं बल्कि एक स्कूल है। ये स्कूल बजर्कर्स का है। साउथ मॉर्निंग की किसी भी ट्राइब का बजर्कर अगर फ्रीजिंग स्काई क्लैन के टेस्ट में पास हो जाए तो वो वहां पढ़ सकता है। साउथ मॉर्निंग में फ्रीजिंग स्काई क्लैन बहुत मशहूर है। इसके बारे में कई कहानियां हैं। कहा जाता है 6000 साल पहले फ्रीजिंग स्काई ट्राइब के एल्डर ने कुछ आउटसाइडर्स की मदद से यह क्लैन बनाई थी। समय के साथ फ्रीजिंग स्काई, जो पहले मंजोली ट्राइब थी, धीरे धीरे ताकतवर बन गई और साउथ मॉर्निंग की 2 सबसे बड़ी ट्राइब्स में शुमार हो गई। तभी फ्रीजिंग स्काई क्लैन का स्टेटस भी बढ़ गया। कहते हैं फ्रीजिंग स्काई में 1 लाख बजर्कर्स हैं। साउथ मॉर्निंग में यह पहला ऐसा स्थान था जिसने ट्राइब्स के बीच की सीमाएं तोड़ी और अपनी बजर्कर आर्ट्स सबके लिए खोल दी, जिससे जिनमें क्षमता थी वो ताकतवर बजर्कर बन सके। कहते हैं ग्रेट ट्राइब ऑफ फ्रीजिंग स्काई के साउथ मॉर्निंग का सिर बनने की वजह भी यही फ्रीजिंग स्काई क्लैन है। एक अफवाह है कि वहां सब कुछ दूसरी रहस्यमय दुनिया की नकल है, जहां ट्रेनिंग और ट्राइब्स का तरीका यहां से बिल्कुल अलग है। कहानियों में है उस दूसरी दुनिया में कोई ट्राइब्स नहीं, बस स्कूल्स हैं। फ्रीजिंग स्काई क्लैन की सफलता की वजह से पिछले 1000 साल में साउथ मॉर्निंग में स्कूल्स का चलन बढ़ गया। कई ट्राइब्स ने इसकी नकल की, खासकर वेस्टर्न सी ट्राइब ने, जो फ्रीजिंग स्काई के बराबर है। उन्होंने वेस्टर्न सी क्लैन बनाई, जिससे दोनों स्कूल्स के बीच टकराव शुरू हो गया। इसी तरह मंजोली ताकत वाली ट्राइब्स भी अब अपनी अपनी स्कूल्स बनाने लगी। हालांकि ये स्कूल्स अपने ही बजर्कर्स के इर्द गिर्द घूमती थीं। आउटसाइडर्स के लिए उनमें अब भी दूरी थी। ज्यादातर बस अपनी बजर्कर आर्ट्स का थोड़ा हिस्सा दूसरों को सिखाकर ताकतवर गेस्ट्स को ट्राइब में लाते थे। सू मिंग ने यह सब पिछले आधे साल में फॉन्गमू से बातचीत में समझ लिया था। साउथ मॉर्निंग की अजीबियत उसे अब ज्यादा नहीं चौंकाती थी। आखिर भले ही वो अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन से आया था, लेकिन बचपन से सिर्फ डार्क माउंटेन के आसपास ही रहा था। अब उसकी साउथ मॉर्निंग की समझ अलायंस ऑफ द वेस्टर्न रीजन से ज्यादा थी। हान माउंटेन सिटी असल में इसी माहौल में बनी थी। यह 2000 साल पुराना शहर है, लेकिन पुकियांग, लेक ऑफ कलर्स और ट्रैंक्विल ईस्ट ने इसे बस 400 साल पहले अपने कब्जे में लिया। फेंगमू ने बताया था कि उनकी ट्राइब्स की बैम्बू स्लिप्स में 400 साल पहले की एक बड़ी लड़ाई दर्ज है। तब हान माउंटेन सिटी पर हान ट्राइब का राज्य था। जब वो कमजोर पड़ी तो उसके अधीन तीनों ट्राइब्स ने मिलकर उस ट्राइब को खत्म कर दिया और शहर पर कब्जा कर लिया। इस शहर पर कब्जा करने का मकसद था जो भी इसे जीतेगा उसे फ्रीजिंग स्काई क्लैन से संपर्क का अधिकार मिलेगा। साथ ही हान माउंटेन सिटी का मालिक पूरे इलाके का लॉर्ड बन जाता था और कुछ खास प्रिविलेजेस मिलती थीं, जिनके बारे में फॉन्गमू को भी नहीं पता था। तीनों ट्राइब्स की ताकत लगभग बराबर थी और अब उनमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी, वरना हान माउंटेन सिटी का मालिक फिर बदल जाता। इसलिए तीनों लीडर्स ने ट्रीटी की। अब तीनों मिलकर शहर चलाएंगे, लेकिन असल में शहर ट्राइब्स नहीं बल्कि तीनों ट्राइब्स की बनाई स्कूल चलाती है। फंगमू की दी जानकारी सू मिंग के दिमाग में घूम रही थी। कुछ दिन बाद जब सू मिंग एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, उसने दूर एक ऊंचा पहाड़ देखा। तब शाम हो रही थी। वहां कोई पौधा नहीं था, लेकिन पहाड़ पर एक शहर बसा था। पूरा पहाड़ पत्थर का था, बहुत मजबूत। विंडस्ट्रीम ट्राइब का मडस्टोन सिटी तो इसकी बराबरी भी नहीं कर सकता था। यह सू मिंग की जिंदगी का सबसे भव्य शहर था। वो चोटी पर खड़ा बहुत देर तक उस शहर को देखता रहा, फिर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में तेज रोशनी थी।
अब उसे समझ आ रहा था कि एल्डर जब छोटा था तो क्यों बार बार डार्क माउंटेन छोड़कर दुनिया घूमने निकल जाता था। असली दुनिया देखे बिना कोई सच में बड़ा नहीं बन सकता, वरना सिर्फ शरीर बड़ा होता है, आत्मा नहीं। सू मिंग तुरंत नहीं गया। वो वहीं पालथी मारकर बैठ गया। पहाड़ी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। उसे महसूस हुआ कि जैसे जैसे वो इस जगह के करीब आ रहा था, उसके शरीर के अंदर की विंग्स ऑफ द मून बेचैन हो रही थीं। उसने आंखें बंद की, लेकिन जल्दी ही खोल दी। उसकी आंखों में ब्लड रेड मून की छाया दिख रही थी। वो छाया बहुत हल्की थी, कोई और उसे नहीं देख सकता था। लेकिन उसी पल सू मिंग की नजरों में दुनिया बदल गई। उसे शहर के ऊपर 3 रंगों की मिस्ट तैरती दिखी। तीनों मिस्ट लाल, काली और सफेद रंग की थीं। उसकी आंखों के कोनों में शहर के चारों ओर 3 ऊंचे पहाड़ भी दिखे। उन तीनों पहाड़ों की चोटियों पर भी 3 अलग अलग रंगों की मिस्ट तैर रही थी। वो बहुत भव्य लग रही थी, जैसे सबको अपनी ताकत दिखाना चाहती हो। सबसे बाएं वाले पहाड़ की मिस्ट लाल थी। उसमें एक औरत का चेहरा फेंटली दिख रहा था, चेहरा ठंडा और डरावना जो किसी का भी दिल दहला दे। हन माउंटेन सिटी के दाएं वाले पहाड़ की मिस्ट सफेद थी, जो पवित्र बादलों जैसी लग रही थी। उसमें कभी कभी एक विशाल सफेद बिच्छू की आकृति दिखती थी, जिसकी पूंछ में काली घंटी बंधी। आखिरी पहाड़ जो हान माउंटेन सिटी के पीछे था, वो काली मिस्ट से घिरा था, जिसमें मौत की हवा थी। उसमें एक काले कंकाल की फेंटली आकृति थी, जो पालथी मारकर बैठा था। सू मिंग बुदबुदाया, काली मिस्ट पुकियांग ट्राइब की है, लाल मिस्ट लेक ऑफ कलर्स ट्राइब की, और सफेद मिस्ट ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की। उसकी आंखों से ब्लड रेड मून की छाया गायब हो गई। तीनों पहाड़ शहर के चारों ओर थे, लेकिन असल में अगर कोई आम आदमी हान माउंटेन सिटी से किसी पहाड़ तक पैदल जाए तो उसे कई दिन लग जाएंगे। हान माउंटेन सिटी के पहाड़ से उन तीनों पहाड़ों तक 3 पतली चेन्स जाती थीं। उनके नीचे हजारों फीट गहरे कैनियन थे। ट्रांसेंडेंस रेल्म के अलावा कोई भी गिरे तो सीधा मर जाए। तीनों चेन्स पहाड़ी हवा में झूल रही थीं, जैसे बहुत ऊंचाई पर लटकी हों। ये चेन्स तीनों पहाड़ों से आगे भी जाती थीं, लेकिन वहां सब कुछ फॉग में छुपा था। कोई नहीं देख सकता था कि आगे क्या है। सू मिंग सोचता है, तीनों ट्राइब्स ने अपनी ताकत फैलाने के लिए हान माउंटेन सिटी के चारों ओर ये मिस्ट फैलाई है, ताकि सबको औ और डर लगे और ताकतवर बर्जर्कर्स अट्रैक्ट हों। सू मिंग की आंखों में चमक थी और वो हान माउंटेन सिटी के पीछे वाले काले मिस्ट से घिरे पहाड़ को देखने लगा। यही पुकियांग ट्राइब का ठिकाना था। दोस्तों, मुझे आप सभी की हेल्प की जरूरत है। मेरे अलावा जिन चैनल पर भी आप अभी दूसरी नोबेल एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, तो उस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो आए तो कमेंट में मेरे चैनल के बारे में बताओ, या ये बताओ कि मैं परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे अगर कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे चैनल में आएगा, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल ग्रो करेगा, जिससे मुझे भी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।